तो रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से थोड़ा बता दीजिएगा। मिल गया ना? यस सर। ओके सर, चलो ठीक है। अच्छा सर, चलो गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जैसे कि आज जीएसटी क्लास है और जीएसटी में हम लोग करेंटली जो डिस्कशंस कर रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, है ना सर? मतलब ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन टॉपिक है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अभी जो बात कर रहा हूँ दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्रीवियस लेक्चर्स अगर बाई चांस मिस है, वो जरूर कनेक्टेड क्लास मेरे से लेके एक बार कर लीजिएगा सर। ठीक है। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था दैट इज वैल्यूएशन, है ना? वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो ये कैलकुलेशन टेक्निक जो है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोविजंस पढ़ा के रखा सर। अगर आप लोग प्रीवियस दो तीन लेक्चर सुनोगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने सारा के सारे प्रोविजंस को डिटेल्स में गो थ्रू किया और विथ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। मैं आज भी आप लोगों को हल्का सा गो थ्रू कराऊंगा सर, क्योंकि डिटेल्स गो थ्रू तो अभी नहीं कराऊंगा। आज मैं क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा फोकस करना चाहता सर। ठीक है। आज का मेन फोकस एरिया क्वेश्चन आंसर होना चाहिए होगा सर, क्योंकि मैंने प्रोविजंस के ऊपर काफी फोकस कर चुका है। तो अभी मेरा जो इच्छा है कि सर थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, लेकिन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर लेना चाहिए। तो चलो एक बार फटाफट मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैसे काम करता है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं करके रखा या उनका हुआ नहीं है, आई थिंक और को ने नहीं कर किया होगा, और लोग को अगर शेयर कर देता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, आपको मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार कर लेना। আমাকে করে দিও। अच्छा, स्नेह कर दो। तो देखो सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है, इस पे एक बार मैं 2 मिनट आपको बता दूं। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई जो जीएसटी में होता है ना सर, ये मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जीएसटी डिपार्टमेंट, इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, बिजनेसमैन से जीएसटी कलेक्ट करता है ना सर? हम लोग को पता है कि जो बिजनेस करते हैं उन्हें गवर्नमेंट के घर में जीएसटी देना पड़ता है। वी ऑल नो दैट सर। अब क्योंकि हमें गवर्नमेंट के घर में जीएसटी देना पड़ता है या गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, तो सवाल ये उठता है सर, जीएसटी कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट किस वैल्यू पे करेगा, है ना? मतलब ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी तो देना है, बट किसके ऊपर देगा, मतलब उसमें क्या वैल्यूएशन किया जाए। मतलब अगर 100 रुपीज में 18 रुपीज का जीएसटी, 18% का जीएसटी है, तो 100 पे 18% 18 रुपीज होता है। इट्स अ वेरी मतलब सीधी बात है ना? एकदम पूरा का पूरा नॉर्मल बात हो गया कि सर हाँ सर, 100 रुपीज का प्रोडक्ट होगा, उसमें अगर 18% का जीएसटी है तो आप लोग एकदम सिंपल बोलोगे तो फिर 18% सरकार के घर में जाएगा। और अगर उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 9 करके दोनों गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मतलब सीजीएसटी के नाम पे एक गवर्नमेंट ले लेगा और एसजीएसटी के नाम पे दूसरा गवर्नमेंट ले लेगा। ये तो आप लोग देखते ही होंगे सर डे टू डे लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपीज में बिकता है, सेल होता है, तो 1000 रुपीज में अगर 18% लड़ पे हाथ रखा है। हाँ सर, कोई कुछ कह रहे हो क्या? बोलो। हेलो। हंस, कुछ कह रहे हो क्या? सर ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था सर आप लोगों से, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक वैल्यूएशन होगा और उस वैल्यूएशन पे गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जाएगा। सिंपल बात है सर। लेकिन यही सिंपल बात हमेशा इतना सिंपल नहीं होता है। तो क्योंकि ये सिंपल बात ऑलवेज सिंपल नहीं होता, और उसी चक्कर में हम लोगों को सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई समझना जरूरी है। तो ऑलरेडी मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई बताने के टाइम पे आप लोगों के साथ लास्ट 2-3 लेक्चर्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है, अगर मतलब नॉर्मल जो रिलेशन में है इनके साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसको कभी वैल्यूएशंस पे काउंट नहीं किया जाता। अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में जो चीज बिका जाता है, मतलब नॉर्मली क्या है सर, सेलर एंड बायर, है ना? सेलर एंड बायर के बीच में जीएसटी का मेन खेल होता है। जो बंदा सेलर है ना, उसको जीएसटी में मेनली हम लोग सप्लायर कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सप्लायर। और जो बंदा बायर है उसे क्या कहते हैं? रिसिपिएंट, बेसिकली, है ना? रिसिपिएंट।
अब ये जो पूरा खेल है ना, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच का खेल है। नॉर्मली जीएसटी जो सर ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। दो हिस्सा मतलब जीएसटी पेमेंट करने के बारे में, सरकार के घर में जो जीएसटी जाता है नॉर्मली वो सप्लायर के थ्रू से जाता है। सप्लायर के थ्रू से जो जाता है उसे फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? फॉरवर्ड चार्ज। जैसे तो इसका डिटेल्स में कहाँ बात करता हूँ सर, चार्ज अंडर जीएसटी बोल के एक चैप्टर आता है जिसके अंदर मैं आपको फॉरवर्ड चार्ज के बारे में डिटेल्स में बात करता हूँ। लेकिन इतना समझ लो, जब सप्लायर जीएसटी पे करता है, कहाँ कहाँ करता है सर? गवर्नमेंट के घर में, तब उसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। और रिसिपेंट जब जीएसटी पे करता है तो उसे आरसीएम या रिवर्स चार्ज कहते हैं सर। ठीक है। अब मैं डिटेल्स में ये चार्जिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आपको इतना कहना चाहता कि सप्लायर और रिसिपेंट, ठीक है, ये दोनों जीएसटी गवर्नमेंट के घर में पे करता है। नॉर्मल आम तौर पे क्या है, आम तौर में अगर देखा जाए तो ऑर्डिनरी वे में फॉरवर्ड चार्ज, मतलब सप्लायर जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर में जीएसटी पे करेगा। अब जीएसटी कितना तरह का होता है सर? नॉर्मली सीजीएसटी, एसजीएसटी मिला के हो सकता है। अगर 18% जीएसटी होता है, हम लोग नॉर्मल बिल भी चेक करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ में, उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी के चक्कर में चला जाता है और 9% एसजीएसटी के चक्कर में चला जाता है। कभी कभी आप देखना कि कॉन्सोलिडेटेड होता है, मतलब सिर्फ एक ही जीएसटी चार्ज करेगा आईजीएसटी के नाम पे, तो उसमें डायरेक्टली 18% चार्ज करता है आपसे। तो इसमें एक चीज समझ लेना, अगर सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और जब स्टेट बदलता है जिसको हम लोग इंटर स्टेट कहते हैं, तब आपको आईजीएसटी नजर आता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं सर, मैं हर क्लास में एक बार करके बोल ही देता हूँ आप लोगों को। और ऐसे भी आप जीएसटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर सुनोगे तो वहां पर आप लोगों को ये डिटेल्स डिस्कशंस बहुत डिटेल्स में मिलेगा। ठीक है, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी का चक्कर क्या है। लेकिन मैं आपको क्या फिलहाल बेसिक्स बातें करूंगा सर? नहीं, फिलहाल मैं आपको बेसिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्मली होता क्या है। जब जीएसटी गवर्नमेंट के घर में पे होता है ना, तो उसका वैल्यूएशन होना जरूरी होता है। चाहे फॉरवर्ड चार्ज करे, चाहे रिवर्स चार्ज करे, चाहे बायर गवर्नमेंट के घर में पे करे, चाहे सप्लायर पे करे। और ये वैल्यूएशन करने के टाइम पे नॉर्मली जो अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है उसी को सोल कंसिडरेशन माना जाता है। सर रिलेटेड पार्टी को क्यों नहीं? क्योंकि रिलेटेड पार्टी में मैनिपुलेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर और एम्प्लॉय के बीच में चल रहा है, ठीक है, वो कंपनी में डायरेक्टर भी है और वो कंपनी के साथ प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, सेल कर रहा है, ऐसा किसी भी तरह का रिलेशन, या फैमिली पर्सन में कुछ चल रहा है, तो रिलेशन रिलेशन का पूरा डिटेल्स पढ़ के रखे हैं सर कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियस लेक्चर्स में, आप थोड़ा गो थ्रू करोगे ना तो रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं ऑलरेडी बता के रखा। उनको छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो अनरिलेटेड रहेगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात सर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में किस चीज को इंक्लूड किया जाए और किस चीज को एक्सक्लूड किया जाए। डिस्काउंट का क्या चक्कर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। डिस्काउंट का क्या चक्कर है? डिस्काउंट का चक्कर मतलब कंपनी ना हमेशा प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे आप देखिएगा कि डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट में अलग अलग डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, है ना। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का क्या करे, कैश डिस्काउंट का क्या करे, या फिर बल्क डिस्काउंट का क्या करे, ये चक्कर मैंने लास्ट दिन बताया था। लास्ट दिन मैंने इसके ऊपर आप लोगों को शायद क्वेश्चंस भी कराया था। ठीक है, तो लास्ट दिन का क्लास बहुत वाइटल था सर। वहां पर ना ये पूरा डिस्काउंट के बारे में एकदम डिटेल्स, ये फ्लो चार्ट भी मैंने आप लोगों को समझा के रखा था कि किस तरह से पूरा डिस्काउंट अगर कंपनी प्रोवाइड करते हैं तो कैसे क्या होता है। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जो ओवरऑल पॉइंट है उसको अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको एक बार बताने का कोशिश करूं तो कैसे बताऊंगा। मतलब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये समरी नोट्स पे बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये मैं समरी अगर किया जाए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मेन मेन पॉइंट्स क्या है। तो मेन मेन पॉइंट सर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ध्यान से बात को समझिए सर, ऑलरेडी इसके पहले मैंने डिटेल्स में बोला, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है और पुराने लेक्चर्स में मैंने डिटेल्स में बोल के आया, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा समरी को देख के क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि जब कोई किसी को प्रोडक्ट सेल करता है, सिंपल बात है, मानो कि ए एक बंदा है, बी एक दूसरा बंदा है। अब ए जब बी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो ए बी को जिस दाम पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर 1000 पे प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ जीएसटी है,
चाहे वो रेट ऑफ जीएसटी 18% हो, रेट ऑफ जीएसटी 12% हो, रेट ऑफ जीएसटी 10% हो, वट एवर। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, ए और बी अनरिलेटेड होना चाहिए सोल कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो ना, तो उसके लिए वैल्यू डिटर्मिनेशन अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी का एक अलग ही चक्कर है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा के आया। तो अगर अनरिलेटेड पार्टी मतलब ट्रांजेक्शन होता है ना, जो नॉर्मली वही होता है, बिजनेस जो लोग करते हैं वो थोड़ी ना रिलेशन में बिजनेस करता है, या जो क्लोज रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उनके बीच में थोड़ी ना ट्रांजेक्शन होता है सर। ज्यादातर ट्रांजेक्शन तो अनरिलेटेड में ही होता है। तो ये बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इसको। सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। और वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बोला है, और ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक लास्ट 2 लेक्चर्स में कहीं ना कहीं तो मैंने डिस्कस करके रखा। सर अब बात होता है कि सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन में क्या होता है। सर और कुछ नहीं, वहां पर वैल्यू डिटरमाइन अंडर चैप्टर 4 होता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल। मतलब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना, तो उसमें अलग तरीके से वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का मौका है, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है तो। ठीक है, सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अगर 3 अलग अलग कंडीशन आप देख रहे हो, जहां 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 आप देख पा रहे हो, देखो अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है सर, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर अनरिलेटेड पर्सन में ट्रांजैक्शन है ना, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस दाम पे आपने सप्लाई किया उसी को ट्रांजैक्शनल वैल्यू माना जाएगा। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या, लेन देन, लेन देन। ठीक है, अगर 1000 टका करके कोई प्रोडक्ट है, 1000 इंटू मानो उसका 10 यूनिट, तो 1000 इंटू 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000। और मानो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, तो सिंपल है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब मानो कि 10,000 का प्रोडक्ट है लेकिन कंपनी उसको डिस्काउंट दे रहा है, मानो कि 10,000 में 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 का 10% डिस्काउंट मतलब 1000 टका माइनस हो जाएगा। हेलो, तो 10,000 का 1000 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 9,000। अब जीएसटी लगेगा 10,000 पे लगेगा कि 9,000 पे लगेगा। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, इतना भी कॉम्प्लेक्स कुछ चीज नहीं है, बट फिर भी बीच बीच में काफी सारा प्रोविजंस है जो आप लोगों को मैंने बता के रखा, उसको थोड़ा सा ऑलवेज रिवीजन करना है। लेकिन क्या आप लोग को ये बात तो समझ में आ रहा है ना सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या, अगर 10,000 का सप्लाई है, अगर 1000 का डिस्काउंट भी है, मतलब 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हट जाएगा। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट इंक्लूड भी किया जाता है, जो मैंने लास्ट दिन बताया था। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, जो लोग लास्ट क्लास किया था उनको तो याद आना ही चाहिए। यस सर। बस यही जरूरी है सर, कि जो मतलब पढ़ लिया तो याद आ जाना चाहिए, अगर वो याद ना आए तो थोड़ा चक्कर है, तब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जीएसटी ना, जीएसटी इज ए नॉट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। जीएसटी सब्जेक्ट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जीएसटी ना बड़ा ही डिटेल्स है, मतलब आपको ना हर छोटा छोटा मैटर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये ध्यान आपका भटका तो आपको थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगा। तो मैं जस्ट आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं उसका जस्ट आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सप्लाई मेड टू, तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, उसमें क्या है, अच्छा 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू रिलेटेड पार्टी हो गया तो, सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन हुआ तो, या सप्लाई इज नोटिफाइड सप्लाइड, अगर वो सप्लाई गवर्नमेंट नोटिफाइड सप्लाई हो एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, तो ऐसे केसेस में अलग वे से वैल्यू डिटरमाइन करने का प्रावधान है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेक्शन 15 के तहत आगे बता के रखा सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि इसमें और चीज देखो सर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है ट्रांजेक्शन के अंदर, जिसमें टैक्सेस अदर देन जीएसटी, मतलब जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यू के अंदर जीएसटी को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए बारे में जब भी बात करते हैं, तो उसमें जीएसटी को उसके अंदर इंक्लूड ना करें। मतलब अगर कोई 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, मैं बार बार 1000 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ फॉर इजी टू अंडरस्टैंडिंग सर, 1000 का प्रोडक्ट में 18% है, तो 18% मिला के हो जाता है 1180। तो ये 1180 आपका इन वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी वैल्यू को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब आता है।
थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई व्हिच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये सब ऑलरेडी मैं बोल दिया सर, जस्ट समरी कर रहा हूं एक बार। Incidental expenses including anything done by the supplier in respect of the supplier till delivery of goods or supplier of service if charged to recipient, ये सब इंक्लूड होता है वैल्यू में। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, याद करें जरा, सब्सिडी रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था एक कॉपी मेकिंग बिजनेस का, मैंने हर चीज में सर आप लोगों को एग्जांपल करा के आया। सब्सिडीज जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन द वंस गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मुझे जितना याद आ रहा है सर। यस सर, एक मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल को कम रेट में दिया जा रहा था और सबको उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा था। हाँ सर, ठीक है, मतलब वो क्या हुआ था कि नहीं सर, एक प्राइवेट कंपनी किसी को सब्सिडी दिया था कॉपी बेचने के लिए। तो कॉपी बेचने के लिए 50% का कॉपी सब्सिडी दिया था प्राइवेट कंपनी ने। तो 50 का कॉपी वो स्कूल बच्चे लोगों के लिए 20% में बेच रहा था, तो 30 रुपीज का सब्सिडी था पर गवर्नमेंट कॉपी में। सब्सिडी दिया था। गवर्नमेंट देता तो वो इंक्लूड नहीं करते, है ना, ये वाला था। हर चीज में एग्जाम्पल हुआ है सर, तो फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ये वाला था। The selling price of a notebook is 50 for notebook sold to students in government schools। हाँ सही बोला आपने, स्कूल गवर्नमेंट था। A company uses its CSR fund। एक कंपनी था जो अपना CSR फंड को यूज कर रहा था। CSR फंड क्या होता है सर? बोलो, CSR फंड क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर एक बिजनेस का, हर कंपनी का हमारे देश में 2% ऑफ दी लास्ट 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट का एक परसेंटेज उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा करना पड़ता है। और ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा है ना, वो खर्चा वो किसी ना किसी वे में कर सकते हैं जो बेसिकली समाज का भले में, मतलब समाज के अच्छाई में करना पड़ता है। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर ये जो मतलब प्राइवेट कंपनी हो या जो भी है, कंपनी यूजेस इट CSR फंड्स टू पे द सेलर 30। तो वो कंपनी बोल रहा है कि हम आपको पर कॉपी में 30 रुपीज देंगे, लेकिन आप स्टूडेंट से 20 रुपीज ही चार्ज करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी 50, एंड दिस इज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन किया जा रहा था, किसके लिए? जो बंदा नोटबुक बेच रहा था उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो स्टूडेंट को बेचा 20% में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 50। सब्सिडी मिला कंपनी से 30, लेकिन फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लिया गया, क्योंकि ये जो मतलब सब्सिडी है, ये पर्टिकुलर नोटबुक बिजनेस वाले को, मतलब जो नोटबुक का बिजनेस मैनेजर, ये जो सब्सिडी है ना, ये उनको एक कंपनी से मिला है, कोई गवर्नमेंट से नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट से मिलता तो सप्लाई वैल्यू 20 होता, ना कि 50, है ना। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये सब डिस्कशंस हुआ है सर, और उसी का मैं जस्ट आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। हर चीज में डिस्कशंस हुआ है। जब इंश्योरेंस स्प्रेड वगैरह चार्ज होता है, पैकिंग वगैरह चार्जेस होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंस का क्या है, ठीक है, ये सभी पॉइंट मैंने डिस्कस करके रखा। सेक्शन 15 का हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस करके रखा डिटेल्स में। तो प्लीज एक बार, अगर किसी को रिकॉल नहीं है या नहीं हुआ है किसी कारण से, तो आप लोग जरूर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बार रिवाइज कर ले अभी के लिए, तो आपको हेल्प ही हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा। तो अभी जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ मेन पॉइंट, क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कि क्या क्या चीजें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और एक्सक्लूडेड पॉइंट में क्या है, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ठीक है, अगर सप्लाई करने से पहले डिस्काउंट दिया गया तो वो आप जरूर एक्सक्लूड करें, लेकिन अगर बाद में अगर आपने डिस्काउंट दिया ना, तो वो इनवॉइस वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर पहले दे दिया, सप्लाई से पहले दे दिया, तो आप बिल्कुल उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से अलग कर दें, मतलब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। इसका भी मैंने एक लास्ट दिन पढ़ा था। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इंसेंटिव्स इफ नोन इन एडवांस। अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या इंसेंटिव अगर पहले से पता चल जाता है, इनवॉइस के साथ अगर पहले से लिंक्ड है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट अगर उसका अगर ITC भी अवेलेबल होता है तो हम लोग उसको ले सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो ये कुछ वाइटल पॉइंट्स था, ठीक है, जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में याद रखना है। स्पेशली आप ऐसा बोलो कि एग्जाम टाइम में आपको यही सब चीजें देख के जाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम के पहले दिन आप पूरा का पूरा प्रोविजन पढ़ के नहीं जा सकते सर। तो ये ना इतना समझो कि पूरा अगर आपका पढ़ा हुआ है, तो ही जाके ये जो समरी नोट्स ना आपका काम आएगा। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं पढ़े पहले से, तो आप समरी नोट्स पढ़ के कुछ नहीं समझ पाओगे।
ठीक है, जिन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है उनको दिक्कत हो रहा हो, गारंटी। लेकिन जिनका पढ़ा हुआ है ना, वो समझ रहा है कि अच्छा क्या चल रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये हमारा लास्ट 2 क्लास का थोड़ा समरी था। अच्छा, अब सर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो करेंगे ना वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्टेड पॉइंट्स है, तो इतना तो है सर, समझ में आएगा, सबको आएगा। जिन्होंने प्रोविजंस पढ़ा है उससे भी समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखो, मैं लास्ट दिन जब आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताया था, तो आप लोगों को मैंने डिस्काउंट के बारे में ये सब पॉइंट के बारे में बताया था कि क्या वैल्यूएशन के अंदर जब हम सब वैल्यूएशन मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है कि नहीं होता है। तो इसके बारे में जीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बात करता है। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके ही रखना चाहिए, बट देयर मे बी सर्टेन सिनारियोज जब डिस्काउंट को अलग करके भी देखना पड़ता है। तो कुछ केस सिनारियोस देखते हैं ना सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों को आपको बताया था, ये देखो एक स्टैगर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, पीरियडिक या ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब पीरियडिक या ईयर एंडिंग डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, सेकेंडरी डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने लास्ट दिन बोल के रखा था। तो कितना तरह का डिस्काउंट होता है, उसका क्या इफेक्ट है जीएसटी में, ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा सर। ठीक है, तो तभी ना जाके आप एक्सपर्ट बनोगे सर। अब चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं डिस्काउंट रिलेटेड। तो आप लोगों को मैं लास्ट दिन डिस्काउंट को उतना एग्जाम्पल करने का मौका नहीं मिला था, तो आज कर लेते हैं सर। सर रॉयल बिस्किट कंपनी, एक बिस्किट कंपनी का नाम है, ठीक है, गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ इट्स टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। लीस्ट प्राइस मतलब, लीस्ट प्राइस क्या होता है? प्रोडक्ट पैकेट के अंदर जो दाम लिखा रहता है सर, एमआरपी। है ना, बेसिकली एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बट हम उसे लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली टैग टैग लगा रहता है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जो टैग दिखते हो वो उसका लिस्ट प्राइस है। तो रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। दस फॉर अ कार्टून ऑफ स्पाइस बिस्क, ठीक है, इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज 200। लिस्ट प्राइस मेंशन किया हुआ है पैकेट के ऊपर 200, ऑन विच डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन, है ना। अब उसके ऊपर 30% अगर डिस्काउंट देंगे तो 200 में 30% कितना हो जाता है सर? 60 रुपया। 200 का 30% हो गया 60। अब 200 में से आप 60% घटा दो, माइनस कर दो, तो आपका प्राइस क्या पड़ रहा है, फाइनल प्राइस? 140। 140। वेरी गुड सर। अब इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना, ये सिंपल बात तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में दो बात है ना सर, कि सर जब गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगा आपसे, जब आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तब आप 200 में जीएसटी फाइल करें कि 140 में करें? वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 का होगा कि 140 का होगा? बोलो, व्हाट इज द राइट आंसर? अरे बोलो। गवर्नमेंट के घर में जब आप जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, मतलब मानो कि इसके ऊपर 5% जीएसटी है, तो 200 में 5% लगेगा कि 140 में 5% लगेगा? चुप सर ना दो रहो सर। हाँ बोलो सर, बोलो। 200। 200 में क्यों? 200 में क्यों? क्या रॉयल बिस्किट कंपनी, क्या रॉयल बिस्किट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 200 में बेच रहा है सर? सर लेकिन एमआरपी तो 200। एमआरपी 200 हो सकता है, लेकिन क्या मैंने 200 में बेचा? मैंने तो डिस्काउंट करके बेचा। एमआरपी 200 है तो क्या हुआ? वैल्यू थोड़ी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या? हम लोग अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं सर, इतना दिन से हम लोग क्या पढ़े, कि जो कंसिडरेशन होता है ना वही उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो क्या तुमने, कंसिडरेशन क्या होता है, रॉयल बिस्किट कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या 200 कंसिडरेशन में बिस्किट सेल किया कि 140 कंसिडरेशन में बिस्किट सेल किया?
140 में सेल किया है ना, तो कंसिडरेशन इज द सोल वैल्यू ना, कंसिडरेशन इज द सोल वैल्यू ना। मैंने बेचा तो 140 में, अभी अभी हम लोगों ने इसी चीज के बारे में बोल रहा था सर। ये जो मैंने आपको समरी से किया, क्या याद दिला रहा था, यही बात तो याद दिला रहा था। सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन where price is the sole consideration and value of supply equals to transaction value। कहाँ बोला हुआ है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ट्रांजैक्शनल वैल्यू 200 है कि 140 है? 140 है। तो 140 अगर ट्रांजैक्शनल वैल्यू है तो फिर मैं 200 में क्यों चार्ज करूंगा जीएसटी? मतलब गवर्नमेंट क्यों 200 में मेरे से जीएसटी लेगा? समझ में आया ना बात? ठीक है, यही सब बातें हैं सर जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर यही सब छोटा छोटा बात सर, जो आपको बड़ा ही मतलब पतला पतला दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब ये प्रोविजंस और कुछ नहीं है, प्रोविजंस आपको ये सिखाएगा कि भाई वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, अच्छा, तो वैल्यू ऑफ 140 एज द डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस। एंड सबसे बड़ी बात, आपका जो इनवॉइस या बिल बना है ना सर, आपका जो बिल या इनवॉइस बना है, बिल या इनवॉइस मतलब चालान जो है वो 140 का बना है, 200 का नहीं। मतलब रॉयल बिस्किट कंपनी सप्लायर है ना यहाँ पर, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो बिल बना के दे रहा है, चालान बना के दे रहा है, 200 का नहीं दे रहा है, 140 का दे रहा है, भले ही उसका एमआरपी 200 ही क्यों ना हो। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर। ठीक है, जब gst.government.in है ना, ये हमारा जीएसटी का साइट है, जीएसटी पोर्टल। इसमें जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे, ये देखो यहाँ पर जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइंड करना चाहते हो तो कर लो, या टैक्स पेयर फाइंड करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में चार्टर्ड फार्म में या कॉस्ट फार्म में या सीएस फार्म में या कोई कंपनी के अंडर में काम करोगे ना सर, तो आप लोग ये सब साइट में रेगुलर विजिट करो। हाँ, गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो तब आप लोग ये सब काम ही करोगे सर, वैल्यूएशन करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, तब आप लोग को ये सब हेल्प बहुत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। ओके, लेकिन नॉलेज लेके जाओगे अपना कदर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन विदाउट लैक ऑफ नॉलेज में लेके जाओगे तो थोड़ा कदर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा देख, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, अच्छा ये जो डिस्काउंट था, ये सप्लाई करने का पहले का डिस्काउंट था। ठीक है, मतलब मैं सप्लाई करने से पहले ही डिस्काउंट दे दिया। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो में लेके जा रहा हूँ सर, कि इस बार मैंने डिस्काउंट जो दिया ना, वो सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो सर, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग प्रैक्टिकली कनेक्ट करोगे आपको बहुत सुविधा होगा। ठीक है, बस अपना आंख कान खुला रखो सर। आंख कान कैसे खुला रखे, अब तो पढ़ रहे हैं सर, आप थोड़ा सा सोचो। ठीक है, ये सब हम लोग ना डे टू डे लाइफ में ना देखते रहते हैं अपने अगल बगल में। अब वही अगल बगल में क्या हो रहा है अपने घर के बगल में, ठीक है, घर से थोड़ा दूर। देखिए, कोई भी दुकानदार को अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, आजकल क्या है ना, ज्यादातर लोग सारा दिन मोबाइल में ही जिंदगी बिता देता है। मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है। जब मौका मिले तो बाहरी दुनिया को देखोगे ना, हर बात सिंपल चीज भी ना समझ में आ जाएगा सर। देखो, एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये राजू हो या काजू, डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसा होता है ना, राजू हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी हो गया या दुकानदार हो गया। The agreement of Raju Electrical Appliances with its dealers is that purchase of rice cookers over 1000 pieces, ठीक है, in the Diwali month, 1000 pieces in the Diwali month। ऐसे दिवाली भारत का सबसे फेमस फेस्टिव है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ये वाला त्योहार मनाते हैं। भारत का एकदम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और एकदम नागालैंड से लेके गुजरात तक अगर आप देखोगे ना, दिवाली मनाने वाले लोग आपको हर जगह में दिखेगा। तो दिवाली पूरा भारत में मनाया जाता है। अब बात ऐसा है सर कि 1000 पीसेस इन दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट 5% पर कुकर। लेकिन एक कंडीशन है, 1000 पीस से ज्यादा लेना पड़ेगा। Like Raju Electrical Appliances with its dealer is that purchase of rice cooker over 1000 pieces in the Diwali month will entitle them to discount of 5% per cooker। अगर वो दिवाली के टाइम पे 1000 पीस से ज्यादा लेता है तो पर कुकर में उसको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। बढ़िया है ना सर, है ना? Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of Diwali month।
दिवाली खत्म होगा तब ना पता चलेगा कि 1000 पीस हुआ है कि नहीं हुआ है। दिवाली मंथ आने से पहले तो पता नहीं चलेगा ना। दिवाली मंथ मतलब क्या, अक्टूबर नवंबर। हेलो, दिवाली मंथ मतलब अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड नवंबर, आई थिंक यही होता है ज्यादातर केस में। एम आई राइट सर? अक्टूबर एंड से लेके नवंबर का मिड के बीच में, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बीच में। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में काली पूजा होता है, ठीक है, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। तो यही जो दिवाली मंथ है, एंड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी पीरियड में समझ में आएगा ना। या फिर अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ अक्टूबर मंथ को ही अगर आप ले लोगे, कि अक्टूबर मंथ के एंड पे ही पता चलेगा, पहले तो पता नहीं चलेगा कि भाई 1000 पीसेस कुकर खरीदा हुआ है कि नहीं हुआ है। However, since the agreement relating to discount was in existence at the time of supply, लेकिन ये वाला एग्रीमेंट जब हो रहा है वो ना सप्लाई के स्टार्टिंग से ही हो रहा है, मतलब जब डील हो रहा है तभी ये एग्रीमेंट हो रहा है। एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट फॉर ईच इनवॉइस, और ये डिस्काउंट हर एक इनवॉइस में वर्क आउट हो सकता है। Such post supply discount will be allowed as deduction from the value of supply of rice cookers, और ये पर्टिकुलर डिस्काउंट अगर फुलफिल हो जाता है वो पर कुकर में दिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है सर, सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर। तो राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन इशू क्रेडिट नोट ऑफ फॉर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स along with GST and claim adjustment of excess tax paid. The dealer must reverse the proportionate ITC on the relevant stock to bring it in the line to reduce tax. अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। लास्ट क्लास में ऐसा ही एक पॉइंट था, मैंने आपको वही बता रहा था सर, कि अगर डील, देखो यहाँ पर दो तरह का डील हो रहा है, आप बात को समझिए सर। 1000 पीसेस कुकर अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर महीने में आप 1000 पीसेस कुकर राजू इलेक्ट्रिकल डीलर से ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये पता चलेगा अक्टूबर मंथ के बाद ही कि 1000 परचेस हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि डीलर से क्या है ना, जैसे जैसे सेल होता है वैसे वैसे कंपनी प्रोडक्ट खरीदता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 कुकर अगर वो अक्टूबर मंथ में ही सेल कर देता है 1000 से ज्यादा, तो पर कुकर में उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1000 का 5% कितना हो जाता है सर, 50 रुपीज करके। हेलो, 50 रुपीज पर कुकर। तो ऐसे केसेस में उसका 950 पर कुकर का दाम पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 1000 पीस बोला है, मतलब यहाँ पर मैं मान लिया था कि 1000 करके दाम है, लेकिन वो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बट यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैंने माना कि एक एक कुकर का दाम 1000 टका है, ठीक है। अब 1000 टका के ऊपर अगर 5% डिस्काउंट लगा दो, तो नॉर्मल तौर पे जिसका दाम 1000 टका है, 5% डिस्काउंट देने के बाद उसका दाम बढ़ जाएगा, 50 टका कम हो जाएगा, -50, तो दाम बढ़ जाएगा 950। लेकिन अगर 1000 से कम कोई सप्लाई उठाते हैं, ठीक है, कुकर परचेस करता है, तो ऐसे केसेस में तो डिस्काउंट नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। अगर 1000 के नीचे है तो नो डिस्काउंट, 1000 पीसेस के नीचे है, अगर 1000 पीस के नीचे है तो नो डिस्काउंट। लेकिन अगर 1000 पीस के ऊपर परचेस होता है तो 5% पर कुकर में डिस्काउंट। लेकिन ये पता चलेगा पोस्ट दिवाली मंथ, मतलब दिवाली मंथ खत्म होगा तो ही पता चलेगा। तो ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, दैट इज द पॉइंट सर। पहले मुझे ये चीज बताओ कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि नहीं। हेलो, आप लोग मुझे पहले प्लीज ये वाला चीज बता दो कि ये जो दिवाली में जो जीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे, कि ये जो सप्लाई का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, अगर अगर मानो कि दिवाली के टाइम पे 1000 पीस कुकर उसने सेल किया, अगर 1000 पीस सेल किया तो ऑब्वियसली वो 1000 पीस परचेस करेगा। 1000 क्या, मैं मान के चलता हूँ कि 1010 पीस, ठीक है, 1000 से ज्यादा बोला। अगर 1010 पीस कुकर वो परचेस करता, तो 1010 पीस कुकर का अगर ईच कुकर का दाम 1000 करके होता, तो आप समझ लो कि कितना होता है, 1000 × 1000 और
1000 इंटू 10 कर दो, ठीक है, तो इतना कुकर वो परचेस करता है। और ऐसे केसेस में पर कुकर में 5% डिस्काउंट वो ले लेगा। लेकिन अगर 1000 से कम है, 1000 पीस से कम है, अगर 1000 पीस से कम है, मानो कि 900 पीस है, तो 900 पीस में उसको नो डिस्काउंट। अगर 900 पीस है तो नो डिस्काउंट। लेकिन ये पता चलेगा पोस्ट सेल के बाद, मतलब पोस्ट दिवाली मंथ के बाद। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्योंकि ये डील, अब बात यहाँ ऐसा है सर, क्योंकि ये जो डील हो रहा है, डिस्काउंट का जो डील हो रहा है, कि अगर राजू इलेक्ट्रिकल्स दिवाली मंथ में 1000 से ज्यादा सेल कर दे रहा है तो उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये बात बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो, हाउएवर सिंस द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिस्काउंट वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हमें पता है सप्लाई से पहले कि अगर 1000 से ज्यादा सेल मतलब परचेस हो जाता है राजू इलेक्ट्रिकल से, तो उसे डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसे केसेस में पर इनवॉइस के पीछे 5% करके डिस्काउंट, मतलब एक कुकर अगर एक इनवॉइस का मैटर है तो ईच इनवॉइस का उसको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। एंड सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। और उस पर्टिकुलर सप्लाई को, मतलब डिस्काउंट को हम लोग बिल्कुल कनेक्ट, मतलब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर में आएगा। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा, तो फिर सर अगर मानो पहले जब उसने परचेस, मतलब पहले जो परचेस किया था, पता तो बाद में चला 1000 पीस हुआ है कि 900 पीस हुआ है, तो उस टाइम पे उसने जरूर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे नॉर्मल 5% डिस्काउंट नहीं दिखाया था, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर मानो 900 कुकर पहले उसका हुआ था 900 कुकर्स, या 1000 ही मान के चलते हैं, ठीक है, 1000 कुकर्स उसने पहले ही खरीदा था। 1000 कुकर का अगर दाम 1000 टका करके भी है, तो उसने कितना दे दिया होगा सर? 6। मतलब ऑलरेडी वो 10 लाख उसको दे दिया था। अब उस टाइम पे वैल्यूएशन दिखा रहा था कि 1000 कुकर का 10 लाख, लेकिन बाद में पता चला कि उसने 1010 कुकर ऑलमोस्ट परचेज किया है, तो पर कुकर में उसको 5% करके डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर उसने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया है, तो राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद जीएसटी। अब वो क्या करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा डीलर से, ठीक है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलेगा ना, तो नेक्स्ट परचेस में वो एडजस्ट करेगा। मतलब वो ऑलरेडी उसको वो सेल कर दिया ना, अब नेक्स्ट टाइम जब वो परचेस करने जाएगा, ये एक्स्ट्रा 5% का वो अपने डीलर से ले सकता है। मतलब जितना पर प्रोडक्ट पे जो 5% डिस्काउंट उसको मिलने वाला था ना, वो क्रेडिट नोट के थ्रू से वो बाद में उसको ले लेगा सर, ठीक है। और जीएसटी में क्या करेगा? एक्सेस टैक्स अगर उसने पहले पे कर दिया है, तो जीएसटी में उसको क्या करना होगा? द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी। तो डीलर अपने अकाउंट से आईटीसी क्रेडिट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। डीलर, क्योंकि डीलर जब बेचता है ना तो जीएसटी कलेक्ट करता है, तो डीलर उस टाइम पे आईटीसी अपने अकाउंट में शो किया था। तो ये जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी होगा ना, मतलब अगर बाद में 10 लाख की जगह ये वैल्यूएशन कम हो जाके अगर मानो 9,50,000 हो जाता है, तो 9,50,000 का वैल्यूएशन के ऊपर जो आईटीसी होने वाला है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, टैक्स अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि 10 लाख पे अगर 18% जीएसटी होगा, तो 9.5 लाख, ऑब्वियसली 9.5 लाख का 18% कम ही होने वाला है। बोलो सर, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 लाख का 18% और 9.5 लाख का 18%, जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने कि अगर टोटल वैल्यू 10 लाख के में माना जाता और टोटल वैल्यू अगर 9.5 लाख पे माना जाता, और 9.5 लाख तब हो सकता है जब वो 1000 पीस से ज्यादा सेल करेगा और पर कुकर के दाम पे 5% करके डिस्काउंट लेगा। तो ऐसे केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी भी कम हो जाएगा। और अगर जीएसटी कम हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा जीएसटी जो उसने पे कर दिया था, वो बाद में डीलर क्या करेगा? अपने आईटीसी अकाउंट से रिवर्स कर देगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा राजू इलेक्ट्रिकल के साथ। मतलब बात बहुत सिंपल है कि अगर हम, मुझे पहले से पता है कि पोस्ट डिस्काउंट होने वाला है, तो मैं उसको वैल्यूएशन को ऑब्वियस, लेकिन थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा आपका। ये जो जीएसटी में ना, हम लोग जब रिटर्न फाइल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ना जीएसटी लेजर के बारे में बात करेंगे सर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, हर किसी का लेजर मेंटेन होता है, किसका किसका? बायर का एज वेल एज सेलर का। कहाँ मेंटेन होता है सर? ये एकदम जीएसटी के जो साइट होता है ना, वहां पर मेंटेन होता है। अब वहां पर जब ये जीएसटी साइट में लेजर मेंटेन होगा, जब भी आप लोग लॉग इन करेंगे ना, तो हर किसी का लेजर मेंटेन होगा, मतलब जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है।
अब इनके बीच में ना ये लेजर मतलब अकाउंट के थ्रू से ना पता चल जाएगा कि अच्छा पहले 10 लाख का वैल्यू था, लेकिन बाद में डिस्काउंट हुआ, बाद में डिस्काउंट हुआ। अब बाद में जैसे डिस्काउंट होगा तो उनके बीच में एडजस्टमेंट कर देगा, और एडजस्टमेंट करके अगर पहले से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, अब उसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। अब आईटीसी क्या है, अगर शायद आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब इसके बाद जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना सर, वो आईटीसी ही करेंगे सर। उसमें मैं आप लोगों के साथ ऐसे आईटीसी के बारे में मैं ऑलरेडी बेसिक्स में एक बार बात करके रखा। बेसिक्स ऑफ जीएसटी का अगर आप लोग क्लास एक बार गो थ्रू करोगे अभी के लिए, तो वहां पर भी आपको आईटीसी का नॉलेज मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अभी मैं बोल सकता हूँ आईटीसी क्या है, लेकिन फिर डिटेल्स हो जाएगा थोड़ा। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कि जब भी हम लोग कोई अमाउंट खरीदते हैं ना, कोई भी चीज, से फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का दाम 1000 है, उसमें अगर 18% जीएसटी है, तो जो बायर है ना वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 1000 का 18% कितना हुआ, 180। तो बायर ने जब खरीदा 1000 का चीज, 18% जीएसटी दिया, तो ये 180 ना उसका एक्चुअली आईटीसी है। अब जब वही बायर फार्दर उसको बिजनेस में सेल करेगा, मान के चलते हैं उसका दाम हो गया 1200, 1200 पे वो 18% टैक्स फिर से लगाएगा। अब 1200 के ऊपर 18% जितना वैल्यू होता है, करके बताओ कितना। हेलो, 1200 का 18% कितना होगा सर, 216। ठीक है, 216 ये जीएसटी जब वो एज ए सेलर मतलब एज ए सप्लायर जब वो कलेक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि दो भाई अभी 216 216 मेरे अकाउंट में जमा करो। तब वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास तो 180 का आईटीसी है, जब मैं परचेस के टाइम पे दिया था। तो वही ये होता है आईटीसी। अब इसी आईटीसी रिवर्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनल आईटीसी, जो उसको एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हो गया था वो रिवर्स हो जाएगा रेलिवेंट स्टॉक में। ठीक है, टू ब्रिंग द लाइन विद द रिड्यूस टैक्स, क्योंकि वो बाद में टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा। जो मैं आपको बोला कि डिस्काउंट देने के बाद का वैल्यू और डिस्काउंट देने से पहले का वैल्यू दोनों में फर्क रहेगा, वही फर्क बाद में एक सिंपल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आया रे? রিভার্স হয়ে যাওয়া আর আরসিএম কি এক নাকি স্যার, আলাদা তো? आरसीएम अलग चीज है, रिवर्स। आरसीएम मतलब क्या होता है, आरसीएम मतलब মানে আনরেজিস্টার্ড যাদের থেকে মাল কিনেছি नहीं 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 রিভার্স नहीं চার্জ नहीं এখানে। नहीं अनरजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड का बात जो तू कर रहा है वो थोड़ा अलग हो गया। मतलब मान कि तू रजिस्टर्ड है, लेकिन तू सप्लायर नहीं है, तू रिसिपेंट है। ठीक है, तू बायर है, लेकिन तू किसी ऐसे किसी बिजनेसमैन से तू प्रोडक्ट परचेस कर रहा है जो अनरजिस्टर्ड है। मतलब जो जीएसटी गवर्नमेंट के साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ जीएसटी अकाउंट के थ्रू से कोई उनका कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, बेसिकली छोटा मोटा कोई होगा। ठीक है, मतलब जिनका मतलब ट्रेडिंग लायबिलिटी इतना नहीं है कि वो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करे। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट थोड़ी ना जो अनरजिस्टर्ड है उनको ढूंढने जाएगा। नॉर्मली जीएसटी का क्या रूल है, जो सप्लायर है उसी से गवर्नमेंट जीएसटी मांगता है। नॉर्मल रूल यही होता है। नॉर्मल रूल क्या है कि जो सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट उसी को बोलेगा कि भाई हम आपसे ही हम जीएसटी लेंगे। लेकिन देयर में बी सम सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, और ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन एक आध नहीं है सर, बहुत सारा है। जैसे कि तुमने एक सवाल मुझे किया कि सर अनरजिस्टर्ड होगा तो क्या, अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड बंदे के पीछे थोड़ी ना घूमेगा। तब जो भी रिसिपेंट है वो मानो रजिस्टर्ड है, मान कि तू एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है और जीएसटी भी तेरा रिटर्न रेगुलर रिटर्न फाइल होता है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई आपने अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस किया, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीएसटी कलेक्शन तो हम आपसे करेंगे। और ऐसे केसेस में जब रिसिपेंट जीएसटी पे करता है तो उसे आरसीएम कहते हैं, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, और ये जो रिवर्स का बात कर रहे हैं ना सर, समझ में बात आया ना सर? तुमने जो पूछा वो आरसीएम है, वो चार्ज अंडर जीएसटी में डिटेल्स में बोला गया है सर। वो रिवर्स चार्ज हो गया, मतलब जब रिसिपेंट गवर्नमेंट के घर में टैक्स देता है, जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज का उल्टा है। और ये जो रिवर्स का बात चल रहा है, यहाँ पर बेसिकली देखो, राजू इलेक्ट्रिकल्स और डीलर, मतलब डीलर बेसिकली राजू इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, यहाँ पर राजू इलेक्ट्रिकल कौन है और डीलर कौन है? राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने डीलर के साथ ये डील कर रहा है, परचेस ऑफ राइस कुकर ओवर 1000 पीसेस इन द दिवाली मंथ। तो राजू इलेक्ट्रिकल कौन है यहाँ पर, और डीलर कौन है? मतलब राजू इलेक्ट्रिकल सेलर है और डीलर जो है वो उसको मार्केट में सेल करता है। तो राजू इलेक्ट्रिकल और डीलर के बीच में जो डील हो रहा है कि अगर डीलर 1000 पीसेस कुकर खरीदता है तो उन्हें 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता है तो नहीं। तो ये बात पता कब चलेगा, जब मंथ खत्म होगा।
तो मंथ खत्म होने से पहले अगर मानो कि नॉर्मल जो दाम है उस दाम पे पूरा कैलकुलेशन होके जीएसटी भी दे दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई 1000 पीस से ज्यादा खरीदा है, तब इनवॉइस में पता तो है ना कि हर पर इनवॉइस में जीएसटी सॉरी डिस्काउंट अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब वैल्यूएशन कम हो जाएगा। तो जैसे ही वैल्यूएशन कम हो जाएगा तो वैल्यूएशन में चेंज आएगा, तो उसी वैल्यूएशन में जो चेंजेस आएगा उसी का रिवर्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे आगे जब हम लोग आईटीसी का क्वेश्चन करेंगे ना सर, उसमें आप लोगों को ये सब डिस्कशन और मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे इतना बताओ कि ये पोस्ट डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट का फर्क आपने देखा? एक बार डिस्काउंट को ऐड करने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि डिस्काउंट को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। ये बड़ा सिंपल एक डिस्काउंट कॉन्सेप्ट था। ये 200 का वैल्यू था, ठीक है, टोटल मतलब एमआरपी था, लेकिन सप्लाई 140 में हुआ है बिकॉज ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है। और ये एकदम क्लियर कट है कि भाई 200 का चीज पे वैल्यूएशन नहीं करेंगे, 140 पे वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बाद टाइम पे ये बात कर रहा है कि अगर हमें ये पता है, इफ वी नो प्रीवियसली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली वी कैन एडजस्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे पता नहीं है ना, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होगा, मतलब ये वैल्यूएशन से डिडक्शन नहीं होगा। तो ये एग्रीमेंट का पार्ट रहेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अरे और एक एग्जांपल है, उसे थोड़ा देखो, फिर देखो आपका और क्लैरिटी आ जाता है। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से देखो सर, पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th Jan एट ₹50,000। ध्यान से देखो क्या क्या चल रहा है इनके बीच में। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, ये जो 50,000 का वैल्यू है इसमें टैक्स एंड डिस्काउंट नहीं है, and charged ₹9,000 as IGST at 18%। 9,000 का जीएसटी चार्ज किया 18% रेट में 9,000 का, ठीक है। द टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट, सप्लाई का जो टर्म्स लगाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि द टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट डिस्काउंट एट द रेट 2% विल बी गिवन टू ओपीएल, ओपीएल इन द सेंस ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड। ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को 2% का डिस्काउंट मिलेगा इफ इट मेक्स द पेमेंट विद इन 1 month ऑफ द सप्लाई। अगर ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड को 1 month के अंदर पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड एबल द आईटीसी ऑफ ₹9,000 इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी आईटीसी एबल कर रहा है, मतलब उनका ऑलरेडी आईटीसी दिख रहा है सर जनवरी मंथ में 9,000 का, एंड मेक्स द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑन 10 फरवरी। अब गुड्स का पेमेंट किया है 10 फरवरी को, मतलब नेक्स्ट मंथ का। पीपीपीएल मतलब सॉरी पीबीपीएल मतलब पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड इश्यूज क्रेडिट नोट फॉर ₹1180। अभी जो पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड है ये एक क्रेडिट नोट इशू किया, किसको? ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को। क्रेडिट नोट कब इशू करता है? सिंपल क्रेडिट नोट क्या है, मानो कि पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड को कोई अमाउंट इनको रिवर्स मतलब बेसिकली वापस करना था, मतलब मानो कि ओपीएल को कोई अमाउंट इनको मिलेगा, डिस्काउंट वैल्यू कुछ मिलेगा, तो पिंक ब्लू बोलता है कि भाई पेमेंट लेके क्या करोगे। मानो कि कोई 5,000 का अमाउंट है जो ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को मिलने वाला था पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड से डिस्काउंट के तौर पे। ध्यान से सुनना बात। अब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है कि भाई 5,000 का डिस्काउंट वापस तुम लेके क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ तो फिर से सामान खरीदने आओगे मेरे पास, तो एक काम करो क्रेडिट नोट ले लो। क्रेडिट नोट देने के क्या होगा, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड नेक्स्ट टाइम से जब फिर से वापस जाएगा पिंक एंड ब्लू के पास, तो वो 5,000 का क्रेडिट नोट दिखाने से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यूएशन में 5,000 का कम हो जाएगा। यही होता है सर, ठीक है। क्रेडिट नोट इसी तरह से इशू किया जाता है और डेबिट नोट में आपको चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये तो बचपन में अकाउंटेंसी में ही सिखाया जाता है सर, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट क्या होता है। अब छोड़ो, मैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे वापस नहीं जाऊंगा, बस आपको वापस यहाँ पर बताता हूँ कि पीपीबीएल मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड इशूज क्रेडिट नोट फॉर ₹1180, ₹1,000 फॉर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एंड 180 फॉर प्रोपोर्शनेट आईजीएसटी लेवेबल देयर। अब इसमें 1,000 टका क्या है डिस्काउंट के लिए और 180 क्या है जीएसटी के लिए, जो आईजीएसटी था ना सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके लिए, ठीक है।
to OPL on 11th February. After receiving credit note, Orange Private Limited reverses the ITC. जैसे ही उसको क्रेडिट नोट मिला, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड क्या किया, अपना आईटीसी को रिवर्स कर दिया अप रुपीज 180 एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट गिवन बाय पीपीबीएल। मतलब जो डिस्काउंट उनको मिला था ना, वो डिस्काउंट के बदले जो अमाउंट उसका नहीं होना चाहिए था, उसने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया आईटीसी को अपने अकाउंट से। अब आगे देखो कि हिसाब क्या बनता है। पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड कैन रिड्यूस इट्स जीएसटी लायबिलिटी। अब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाता है मंथ ऑफ फरवरी में बाय रुपीज 180। ओपीएल वुड हैव पेड, कितना पे करेगा, अब देखो हिसाब देखो आप। प्रोडक्ट का दाम था 50,000, ध्यान से देखना सर। 50,000 पे 18% जीएसटी था, तो 50,000 पे 18% कितना हो जाता है, 9,000। तो 50,000 का जीएसटी, सॉरी 50,000 का प्रोडक्ट, 9,000 का जीएसटी, ये हो गया 59,000। लेकिन किंतु परंतु अब यहाँ पर क्या है, 1000 फॉर दी वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन किसको दे रहा था, हेलो, ये पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड ओपीएल को दे रहा था ना 1000 का डिस्काउंट। तो ओपीएल को कितना पे करना होगा, ओपीएल अगर 1000 का डिस्काउंट ले रहा है पिंक ब्लू से, तो 50,000 तो उसको देना ही था, 9,000 का उसका जीएसटी था। लेकिन अब 1000 का डिस्काउंट आ गया, तो 1000 का डिस्काउंट आ जाएगा, तो 1000 पे जो जीएसटी है वो भी तो लेस हो जाएगा। हेलो सर, बात को समझे। अगर 1000 का अमाउंट डिस्काउंट किया जाता है, तो 1000 के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो भी तो आपको माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर किसी चीज पे 50,000 का वैल्यू था, 50,000 पे अगर आप 18% दे रहे थे, अब आपको अगर 1000 टका डिस्काउंट मिलता है, तो अभी आप 49,000 पे 18% लगाओगे, तो अल्टीमेटली ये 1000 पे 18% कम होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो ना सर, है ना, बहुत सिंपल हिसाब है ना। यही बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स मतलब क्वेश्चन में भी बताने का कोशिश कर रहा था आप लोगों को। सिमिलर कंडीशंस होगा कि अगर ये डिस्काउंट, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर था कि अगर विद इन 1 मंथ पेमेंट करता है तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 50,000 का 2% कितना होता है, 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000। अब मान के चलिए हम लोग यहाँ पर कि हाँ पेमेंट टाइम पे किया, तो टाइम पे पेमेंट किया तो 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 1000 के ऊपर जो कनेक्टेड जीएसटी है वो भी डिस्काउंट हो जाएगा। 50 + 9 - 1,000 और उस पर लगा हुआ जीएसटी 180, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये पीपीबीएल रिवर्स कर देगा। तो अल्टीमेटली ये ओपीएल को कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 + 9,000 - 1,000 - 180, किसको पे करेगा, 10 फरवरी को पिंक ब्लू को पे करेगा। अब मैं फिर से आपको सिनारी को और एक बार सुनाता हूँ, अगर आप लोग अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको ये सिनारी वापस सुनाता हूँ, आपको देखो क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी ऐसे भी आ जाना चाहिए, पर फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ सर। सिचुएशंस क्या था एक बार याद करो। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड ने ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को गुड सेल किया था। कब किया था, 15 जनवरी को किया था। कितने का पे किया था, 50,000 का किया था। अच्छा, ये 50,000 में डिस्काउंट एंड टैक्सेस नहीं था, तो फिर इसके ऊपर अलग से आपको 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ा। ये बोल दिया कि 18% का जीएसटी है, तो 50,000 का 18% हो जाता है 9,000। टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट, सप्लाई का क्या टर्म्स था, मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड का क्या टर्म्स एंड कंडीशन था, ये कंडीशन था एग्रीमेंट के टाइम पे कि अगर टाइम पे करता है, टाइम पे मतलब अगर विद इन 1 मंथ, इफ इट मेक्स पेमेंट विद इन 1 मंथ, कौन, अगर ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड को 1 मंथ के अंदर पे करता है तो 2% का डिस्काउंट। तो ओवरऑल वैल्यू 50,000 का है, उस पर 2% लगा दोगे, 50,000 पे अगर 2% लगा दोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 1,000। तो 50,000 का 2% हो जाता है 1,000। So the terms of the supply stipulated that discount at the rate 2% will be given to Orange Private Limited if it makes the payment within 1 month of the supply. Now OPL avails ITC of rupees 9,000 in the month of January. अब Orange Private Limited का ऑलरेडी 9,000 का ITC दिख रहा है, ठीक है, ये लास्ट मंथ का है, OPL जनवरी का है। अब बात कर रहा है सर, एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स ऑन 10th फरवरी। अब वो गुड्स का पेमेंट करेगा 10th फरवरी,
ठीक है। अब 10 फरवरी को वो पेमेंट कर रहा है, अब 15 जनवरी और 10 फरवरी 1 मंथ के अंदर है कि नहीं है? हेलो, बोलो सर। 15 जन टू 10 फेब क्या 1 मंथ के अंदर पे हो रहा है? हेलो, यस और नो? यस ना सर? ठीक है। अब क्योंकि वो 1 मंथ के अंदर पे कर रहा है ना, अब आगे देखो सर, पीपीबीएल मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड इशूज क्रेडिट नोट फॉर ₹1180। ठीक है। अब 1180 का क्रेडिट नोट क्यों? क्योंकि उसने, अब देखो यहीं पर पूरा खेल छुपा हुआ है। ये जो 1180 का क्रेडिट नोट क्यों हुआ था? क्योंकि ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ने टाइम पे कर दिया, और टाइम पे करने का मतलब है कि 2% डिस्काउंट वाला केस है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर उसने पे कर दिया है, मानो, ठीक है, अगर पहले पे कर दिया तो 1180 का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है। अब यही बता रहा है सर, 1000 फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एंड 180 फॉर द प्रोपोर्शनेट आईजीएसटी लेवेबल देयर टू ओपीएल ऑन 11 फरवरी। अब 10 फरवरी में वो अगर पेमेंट कर दिया तो 11 फरवरी को 1180 का वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, जो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ओपीएल और पिंक ब्लू के बीच में। After receiving the credit note, OPL reverts the ITC credit of 180 attribute to the discount given by PPPL। अब ऑटोमेटिकली जो आईटीसी का कॉन्सेप्ट था, जो 180 का जो एक्स्ट्रा जीएसटी उसने पे कर दिया था, वो एक्स्ट्रा जीएसटी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आपने 50,000 पे 18% देना, मतलब पहले दे दिया था, अब आपको 1000 टका में कम देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका 180 का डिफरेंस होने वाला है। तो आखिरकार आंसर क्या निकला? पीपीबीएल कैन रिड्यूस इट्स जीएसटी लायबिलिटी, फरवरी मंथ का जो हिसाब हम लोगों ने देखा 57,820 का, ठीक है, लेकिन मतलब होना चाहिए था कितना, 59,000। ये 1000 और 1180 का ये एक्स्ट्रा हो गया था, लेकिन एज पर दी कंडीशन ये फुलफिल हो गया, तो 1180 का क्रेडिट नोट पिंक ब्लू ने ओपीएल को दे दिया, जो बाद में उसमें से 180 उसने रिवर्स भी कर दिया। तो एक्चुअल क्रेडिट 1000, मतलब डिस्काउंट 1000 का है, जिसका क्रेडिट नोट के हिसाब से ओपीएल क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ के परचेस में उसको एडजस्ट कर सकता है। और 180 का जो रिवर्स हो गया, ये रिवर्स करना पड़ा क्योंकि आपने तो उतना पेमेंट किया नहीं ना, आपने 1100, आपने 180 का जीएसटी कम पे किया क्योंकि आपका वैल्यूएशन कम हो गया है, तो ये 180 आपको ऑटोमेटिकली रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड अपने लेजर से 180 को रिवर्स कर देगा, जो एक्चुअली उसका अभी क्रेडिट में नहीं रहेगा। आईटीसी क्रेडिट क्या होता है? जितना हम जीएसटी पे करते हैं परचेस के टाइम पे, वो मेरा क्रेडिट हो जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो लोग आईटीसी का मतलब समझ नहीं पा रहे हो, जिनका बेसिक्स ऑफ जीएसटी अभी तक नहीं हुआ है, शायद उन्हीं को दिक्कत होगा, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी करके आ रहा है ना सर, उनको दिक्कत नहीं होगा। 1000 का 18% अगर जीएसटी है तो 18 मतलब 180 का जीएसटी, अगर कोई प्रोडक्ट का दाम 1000 टका है, 1000 रुपीज है, तो उसका 18% अगर आप जीएसटी आप ऑलरेडी पे करते हो, तो ये 180 आपका आईटीसी होता है। लेकिन अगर आप 1000 टका पेमेंट नहीं करते हो, तो क्या ये 180 आपको मिलना चाहिए क्रेडिट में, मतलब आईटीसी में? नहीं होना चाहिए ना, तो उसको रिवर्स कर देना चाहिए कि भाई ये तो मेरा है नहीं, तो आप उसको रिवर्स कर दो। गवर्नमेंट आपको उसका वो क्रेडिट कभी भी आपको अप्लाई करने नहीं देगा, और होना भी नहीं चाहिए। जो हम पे नहीं करेंगे या जो मेरा रिड्यूस हो जा रहा है, हम उसका क्रेडिट क्यों अवेल करें? बोलो सर, कोई डाउट है क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? अगर है तो पूछ लो सर। अगर आपको पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड और ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड का केस समझ में आ गया ना, तो ये दिवाली वाला केस भी समझ में आ गया, क्योंकि पिंक ब्लू में बस उसका कैलकुलेशंस के लिए इंफॉर्मेशन दे दिया है, और यहाँ पर वो कैलकुलेशंस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, बस इतना बोला था कि 1000 पीस दिवाली मंथ में अगर 1000 पीस से ज्यादा परचेस करोगे तो 5% पर कर में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बाद में पता चला कि हाँ, 1000 पीस से ज्यादा लिया है तो फिर उसको 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और अगर 5% का डिस्काउंट उसको दिया जाता है तो वैल्यू कम हो जाता है, तो उसका जीएसटी वैल्यू कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटी का अमाउंट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। किसके लिए बात कर रहे हैं? डीलर को करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर भी किया था, द डीलर मस्ट, इसीलिए यहाँ पर लाइन में एकदम क्लियरली बोला था, डीलर जो है मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन द रेलेवेंट स्टॉक टू ब्रिंग इट इन द लाइन विद रिड्यूस टैक्स।
बोलो सर, अगर कोई डाउट है तो भी बोलो, अगर क्लियर है तो भी बोलो। हेलो बोलो सर, बोलो। সাউন্ড আসছে না। হ্যাঁ বল বল, কি বলছিস? সাউন্ড আসছে না? हेलो, ये सारा आ रहा है सर? पूछा कैसे, समझ में आया है? ये ओके सर। आपको क्या लग रहा है नेटवर्क इशू है? শুভজিৎ, हंस, अनुष्का, रोशनी, ए বোঝা গেছে সবাইকে? হ্যাঁ স্যার। শালিনী? ओके सर, हाँ सर। ठीक, ओके सर, ठीक है, यस सर। ठीक है सर। वही सर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आखिर पेशेंस फल ला ही देता है सर। ठीक है, जैसे बोलता है ना, सबर का फल मीठा होता है। थोड़ा सबर करके पढ़ेंगे ना, हर चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन वही है, हम लोग सबर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बंगाली में क्या बोलते हैं? सबुरे मियाँ फल। यस, चलो सबुरे मियाँ फल है। ठीक है, देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो ये था डिस्काउंट का खेल। ठीक है, एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर डिस्काउंट का खेल है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है और उसमें जीएसटी कैसे रिएक्ट करता है, ये दोनों चीज हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब एक देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम लोग कुछ ऐसे भी देख लेते हैं, अगर आपको इतना देर का पॉइंट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस भी, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग वैल्यू से डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना देर से हम लोगों ने ये देखा कि पोस्ट डिस्काउंट को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट किया जाता है। बट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर पोस्ट डिस्काउंट है तो शायद आपको डिडक्ट करने का मौका ना मिले। इफ द टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ डिस्काउंट। टर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या? टर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब एग्रीमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, अब एग्रीमेंट किसके साथ किसका होता है? एग्रीमेंट बायर के साथ सेलर का होता है। अब सप्लायर के साथ रिसिपेंट का, मतलब सेलर के साथ बायर का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही इस पर्टिकुलर डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला नहीं था, if the terms of supply did not provide for discount at the rate 2% for payment within 1 month, but सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया, PBPL मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड ऑफर सच डिस्काउंट टू OPL मतलब ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन। नेगोशिएट करके, मतलब ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड नेगोशिएट कर रहा है कि एक जल्दी पेमेंट करेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट दीजिएगा। ठीक है, तो नेगोशिएशन के थ्रू से ऐसा कुछ बात आ रहा है सर कि नेगोशिएट हुआ, नेगोशिएट होके आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ रहा है, मतलब ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड नेगोशिएट कर रहा है PPBL के साथ कि हम जल्दी पेमेंट करेंगे आपको, बट आप मुझे 2% का डिस्काउंट दो। बट ये कंडीशंस में ही नहीं था, तो क्या हम लोग इसको डिडक्शन करेंगे मेन वैल्यू ऑफ सप्लाई से? द आंसर इज नो, द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू, and Pink Blue Private Limited will issue a commercial credit note for only the value of discount, that is for ₹1000। बात समझे सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई कम नहीं होगा, उनके बीच में अपना हिसाब चल सकता है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी पर्पस में कम नहीं होने वाला है। मतलब इससे पहले वाला एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि उसने 1180 का क्रेडिट नोट इशू कर रहा है और उसमें से 180 का जो जीएसटी वैल्यू जो ऑलरेडी आईटीसी के तौर पे ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड क्लेम कर रहा था, वो रिवर्स करना पड़ा था उनको। लेकिन इन दिस सिनारियो पीपीबीएल मतलब पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ 1000 का commercial credit note issue करेगा, and OPL will not reverse any ITC and PPPL will also not be able to reduce its GST liability for the month of February. तो in this case OPL would pay 58,000, मतलब 50,000 का टोटल वैल्यू, 9,000 का IGST एंड 1000 का डिस्काउंट उसको मिलेगा, लेकिन जीएसटी वैल्यू कम नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि भाई 180 का जो अमाउंट है वो हम कम नहीं करेंगे। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? चक्कर समझ में आ गया?
मतलब घन चक्कर, Yes. ठीक है, यही चक्कर है और यही घन चक्कर है, ठीक है। तो ये घन चक्कर है सर, और कुछ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का सिंपल मानना है कि भाई आपका टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं था, बाद में आप लोग नेगोशिएट किए, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों ले, हमें हमें पूरा का पूरा वैल्यू में जीएसटी चाहिए, हम 180 नहीं छोड़ेंगे। सरकार का भी बोलना सही है सर, ठीक है। करना है पहले करो, एग्रीमेंट करने के टाइम पे ही बोल दो, तो गवर्नमेंट को आप दिखा सकते हो कि देखिए ये हमारे प्री फिक्स्ड है, ये एग्रीमेंट के पहले ही हम लोगों ने कर लिया, तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन अगर आपका प्री फिक्स नहीं है, बाद में आप लोग अपने अंदर से नेगोशिएट करके कर लिए, तो फिर सरकार सरकार को दोषी ठहराना गलत होगा, ठीक है। ऐसा ही ये कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने अनाउंस किया टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। डीलर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तो कंपनी उसको टर्नओवर में डिस्काउंट देगा। द डिस्काउंट्स आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्लैब, ये जो डिस्काउंट का बात मैं कर रहा हूँ ये परफॉर्मेंस स्लैब में होगा, एंड आर गिवन एज ए कैशबैक, और ये कैशबैक के तौर पे दिया जाएगा। As these discounts were not known at the time of supply of goods, they will not be deducted from the value of those goods. Hence, the company will not be able to adjust excess tax rate from the tax liability. अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर। नॉर्मली ये जो डीलर वाला बात है, ये नॉर्मली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने डीलर के साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, टाटा कार डीलर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, टाटा मोटर्स डीलर थी वेस्ट दिल्ली, यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, अब दिल्ली में देख लो या बंगाल में देख लो, वेस्ट बंगाल में देख लो, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिचुएशंस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कैसे कैसे सिचुएशंस में देखने को मिलता है। जब अलग अलग डीलर के साथ बिजनेसमैन, मतलब जो कंपनी है, वो काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में जैसे देखो टाटा मोटर्स लोकेटर, अगर आप यहाँ पे लोकेटर में जाओगे ना, कहाँ कहाँ टाटा मोटर्स का डीलर है आपको सारा का सारा दिखाई देगा। अब कौन सा डीलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसका गाड़ी सेलिंग ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये ईयर एंड में कैलकुलेट होगा, ठीक है, कि भाई इसका ये टाटा मोटर्स का डीलर का पूरा मैपिंग भी किया हुआ है टाटा ने, ठीक है। ऐसे कोलकाता के आसपास एरिया में ज्यादा है, और आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी ले सकते हो। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक तरफ हो गया टाटा मोटर्स कंपनी और एक तरफ हो गया डीलर। अब टाटा मोटर्स अपने डीलर को बोल रहा है कि भाई अगर आपका कार सेलिंग अच्छा है तो फिर आपको कैशबैक दिया जाए। तो ये कैशबैक डिस्काउंट हुआ ना, ये कैशबैक डिस्काउंट हुआ, लेकिन ये मेन वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट परफॉर्मेंस है, ये प्री परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब मतलब एग्रीमेंट होने से पहले ना ऐसा डील नहीं हुआ है। ये तो ईयर एंड पे परफॉर्मेंस चेक करने के बाद ये डिस्कशन लिया जा रहा है, ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर एक्सेस टैक्स पे करेगा डीलर, ठीक है, तो ये एक्सेस टैक्स में गवर्नमेंट उनको कोई रिवर्स नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि सर डिस्काउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर वो एग्रीमेंट का पार्ट ना हो तो। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है सर, ठीक है। ऐसा ही क्लियर है कि नहीं है, बोलो कि कब डिस्काउंट को इंक्लूड करना चाहिए और कब डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना चाहिए वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। ये बात क्लियर है ना? मैं आपको अलग अलग सिनेरियो पढ़ के सुनाया, समझाया भी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। बोलो सर, हाँ ना, Yes, कुछ sir. तो बोलो। देखो यहाँ पर एक चीज बोला है, सप्लाईज वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एंड नोटिफाइड सप्लाईज अंडर सेक्शन 4 एंड 5, ठीक है। तो ये बस इतना बोल रहा है कि अगर किसी जगह में हमें ये नहीं पता, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 lays down that where subsection 1 is not applicable, that is if the transaction with the related party and or price is not the sole consideration for the supply of goods or service, then the value will be determined in the manner as prescribed, which means as stipulated in the rules of valuations, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट मतलब डेफिनेशंस पढ़ाने के टाइम पे वैल्यूएशंस के बारे में बता के आया, ठीक है। तो बेसिकली कहना ऐसा है सर कि वैल्यूएशन अगर क्लियरली नहीं है, ऐसे ये थोड़ा और एडवांस लेवल डिस्कशंस है, जब मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट इतना समझ लो कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उसके रिगार्डिंग में और वैल्यूएशंस के बारे में बोला हुआ है। फिलहाल जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट लेवल में इतना डिटेल्स में जाना, आगे आगे फाइनल लेवल में ना इसका और डिटेल्स डिस्कशंस करने का मौका मिलेगा, तब मैं आप लोगों के साथ करूंगा। कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं सर।
Black and White Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to the Colorful Private Limited. क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज मैंने सोचा ही था कि क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, क्योंकि सारा प्रोविजंस करके रखे हैं, तो फिर काम ही क्या है, सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से आप लोगों के साथ आप लोगों का क्लैरिटी आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ो सर मेरे साथ साथ, और चलो इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखा है, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। चलो अच्छा है, नाम अच्छा दिया है सर, ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल ना, एकदम बहुत अच्छा नाम दिया है। अब लिस्ट ऑफ द प्राइस गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी प्राइस, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या जो भी दाम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, लिस्ट प्राइस 50,000 का। अच्छा 50,000 में टैक्स एक्सक्लूड है सर, टैक्स एंड डिस्काउंट को छोड़ के। टैक्स लिवाइड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी टू सेल ऑफ सच गुड्स 5,000, ठीक है, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स है 5,000 का। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, ठीक है, जो प्राइस के साथ इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसका वैल्यूएशन दिया है 1000 का, ठीक है। तो ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन जो है वही हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड को 2000 का सब्सिडी मिला है एनजीओ से, ठीक है, कोई एनजीओ है, ठीक है, सरकार नहीं है सर, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं। ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, ठीक है, तो सेल ऑफ उस पर्टिकुलर गुड्स को सेल करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड को 2000 का सब्सिडी भी मिल रहा है। चलो अच्छा है, ठीक है। The price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. The price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. अब ये जो 50,000 है वो सब्सिडी को देने के बाद है। तो Black and White Limited offers 2% discount. Black and White offered 2% discount on the list price of the goods, which is recorded in the invoice of the goods. ठीक है, वो 2% लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जो इनवॉइस पे भी वो बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये सवाल कर रहा है सर, आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करके बताओ, जो ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई कर रहा है, किसको, कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें क्या क्या इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब ये जितना सारा बात यहाँ पर है ना सर, ये सारा का सारा पॉइंट एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं सर, अब उसी का जस्ट कैलकुलेशन करना है। अब लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स जो है सर, जो टैक्स एंड डिस्काउंट को छोड़ के, दैट इज 50,000 का। अच्छा ये जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स है, इसे इंक्लूड करना चाहिए ना वैल्यू में, ये कोई जीएसटी तो नहीं है, ये म्यूनिसिपल टैक्स है। म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कि भाई आप प्रोडक्ट बेचोगे अच्छा है, पर हमें भी थोड़ा टैक्स देके जाओ, ये जीएसटी नहीं है, तो इसे बिल्कुल ऐड करेंगे सर। और पैकिंग चार्जेस तो एकदम 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में मैंने आपको पैकिंग चार्जेस पढ़ा के आया, सेक्शन मेंशन करोगे अच्छा है सर, एग्जाम में आपको मौका मिलते ही आप सेक्शन जरूर मेंशन करना, क्योंकि सेक्शन मेंशन करने से मार्क्स कटने का चांसेस कम रहता है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो फिर छोड़ो, उसमें क्या है, बस कैलकुलेट करो और जवाब दो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे चार्टर्ड में और सीए में भी सब्जेक्टिव होता है ज्यादातर केस में, सीएस में भी न्यू सिलेबस में सब सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो ऑलवेज ट्राई कि सेक्शन मेंशन करें। पैकिंग चार्जेस इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज पर सेक्शन 1000। अच्छा सब्सिडी जो आप नॉन गवर्नमेंट बॉडी से ले रहे हो, ध्यान से देखना सर बात को, प्रोविजंस देखो, अगर आप नॉन गवर्नमेंट बॉडी से सब्सिडी ले रहे हो तो इसे इंक्लूड करना चाहिए वैल्यू में, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट से लेते तो इंक्लूड नहीं करते। अगर ये कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता तो ये इंक्लूड नहीं होता। Since subsidy is received from a non-government body, the same is includable in the value of the section. मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई के तहत, तो 50 + 5 + 1 और 2000। अब देखो ये डायरेक्टली पढ़ते तो शायद आपको आधा अधूरा सा लगता, लेकिन क्योंकि हम लोग सारा पॉइंट कवर करने के बाद ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है ना सर। यही सुविधा होता है कि अगर आपको पहले से सारा पॉइंट पता हो ना, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। अगर भूल गए तो प्लीज एक बार प्रीवियस लेक्चर सुन लो सर, अब देखना कि सारा पॉइंट कवर है, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनोगे ना तो क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो 50 + 5 + 1 + 2 तो कितना हो गया 58। अब यहाँ पर और एक बात था, हमें तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई पूछा है, हमें ये भी बोला गया था कि 50,000 के ऊपर 2% का डिस्काउंट
है ना, ये भी क्वेश्चन में बोला था। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 as a subsidy from NGO on sale of such goods. The price of 50,000 of goods is after considering subsidy. And Black and White Limited offers 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice. तो 50,000 का 2%, 1,000 डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और क्योंकि ये सप्लाई के टाइम से पहले ही पता था कि 2% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इसे हम इनवॉइस में रिकॉर्ड भी किए हैं, तो ये डिडक्टेबल डिस्काउंट है। कुछ डिस्काउंट ऐसे भी होता है ना सर जिसे डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो 50,000 पे 2% का डिस्काउंट है ये बिल्कुल डिडक्टेबल है। तो 50,000 पे 2% का जो डिडक्टेबल अमाउंट है दैट इज 1,000, तो आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा 57,000। और ये जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है ये किस सेक्शन के तहत हुआ है? 15 सबसेक्शन 3। अगर क्लॉज भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई कि भूलना नहीं है। बट अगर सेक्शन मेंशन करने के टाइम पे 15 सबसेक्शन 3 भी लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन हाँ अगर क्लॉज भी लिख पाते हो और बढ़िया है सर। ओके, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया सर? 57,000 तक कैसे पहुंचे और कौन से सेक्शन के तहत क्यों किया गया? बोलो, कोई डाउट है क्या? इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलरफुल लिमिटेड के बीच में जो भी डील हुआ है ये वैल्यूएशन में क्लियर है सर सबको? अरे बोलो सर, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर थैंक यू सर। ऐसा और एक क्वेश्चन है, ट्राई करें? हाँ सर, ट्राई करने में क्या दिक्कत है? ट्राई करने से ही समझ में आता है ना हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है। चलो सर, चेष्टा का कभी कमती नहीं होना चाहिए। समृद्धि एडवर्टाइजर्स, समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakh। बढ़िया है। समृद्धि कौन है? समृद्धि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डिजाइन किया। एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, किसका? न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का। बदले में कितना अमाउंट ले रहा है सर समृद्धि? कंसिडरेशन में 5 लाख। ठीक है, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाएंगे और बदले में हम आपसे 5 लाख लेंगे। कौन बोल रहा है? समृद्धि बोल रहा है। किसको? न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड को। Samriddhi advertiser owed ₹20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to New Moon Private Limited। ठीक है, such liability of Samriddhi advertiser was discharged by the New Moon। अब ये जो liability समृद्धि ने किसी और से लिया था, किसी सेलर से, ये वैल्यूएशन, ये जो 20,000 का जो लोन लिया था बेसिकली, ठीक है, Samriddhi advertiser owed ₹20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to New Moon Private Limited। Such liability of Samriddhi advertiser was discharged by New Moon Private Limited। अब ये liability जो समृद्धि का हो रहा था, ये किसने डिस्चार्ज किया, किसने क्लियर किया अमाउंट? न्यू मून ने किया। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। अब न्यू मून को समृद्धि को जो पेमेंट करना था उसमें उसने डिले कर दिया और बदले में 15,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। आपको ये अजम्पशन लेने के लिए बोला है कि मान के चलो जीएसटी रेट 18% है और आपको ये पूछा जा रहा है डिटरमाइन करके बताओ कि टैक्सेबल वैल्यू समृद्धि एडवर्टाइजर का कितना होने वाला है सप्लाई का। अगर क्वेश्चन क्लियर है ना, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जवाब भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो अब ये बताओ सर्विस चार्ज कितना है? 5 लाख का। अच्छा, पेमेंट मेड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड टू वेंडर ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर, जो एक्चुअली समृद्धि का ही पेमेंट था बट उसको न्यू मून ने क्लियर किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली समृद्धि ने वो अमाउंट न्यू मून से चार्ज कर लिया, तो 5 लाख और 20,000 तो बिल्कुल उसमें ऐड हो जाएगा। और इंटरेस्ट फॉर डिले जो है ना, ये इंक्लूडेबल है सर, ये 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। लेकिन कितना अमाउंट है सर? देखो इसका एक नोट देख लो कि हम कितना अमाउंट इंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान से देख लेना सर। The interest for delaying payment of consideration will be included in the value of supply, but the time of supply of such interest will be the date when such interest is received in terms of section 13 subsection 6। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेक्शन में बताया था। And such interest has been assumed to be inclusive of GST, and thus the value has been computed by making back calculations, interest divided by 100 plus tax rate into 100।
interest divided by 100 plus tax rate into 100. It is also possible to assume the interest to be exclusive of GST. अगर हम इसको GST को छोड़ के कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट हमारा अलग होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडिंग GST कैलकुलेट करके दिया है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर तो फिर एग्जाम सिचुएशंस में हम इंक्लूड GST कैलकुलेट करें कि एक्सक्लूड GST कैलकुलेट करें। अब देखो इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट अमाउंट है 15,000 का, 100 प्लस टैक्स रेट कितना है 18% इंटू 100 करके दिखाओ तो कितना हो रहा है 15,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 कितना हो रहा है सर 12,712 आ रहा है सर है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के तहत बोला गया है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा के आया था जब कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के तहत, तो वहीं पर इसके बारे में भी पहले बोला गया था और यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन कराते कराते याद दिला दिया। तो जब भी आपके सामने इंटरेस्ट आएगा तो जो भी इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करना 100 प्लस उसके साथ टैक्स रेट को करना, जो भी आपका टैक्स रेट गिवन रहेगा, ठीक है, और अगर कुछ एजम्पशंस करने को बोलेगा तो उसको एज्यूम करना है, उसको इंटू 100 करना है। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट वैल्यूएशन जो है ना वो 12,712 का अमाउंट आएगा, ना कि 15,000 का, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक दिया हुआ है। और एक बात है सर, यहाँ पर हम लोगों ने जीएसटी मतलब टैक्स रेट को इंक्लूड करके किया, अगर हम टैक्स रेट को एक्सक्लूड करके करते तो ये टैक्स रेट यहाँ पर नहीं आता। It is also possible to assume the interest to be exclusive of GST. ये जो इंटरेस्ट है इसे हम लोग इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माने, अगर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते तो उसमें से 18% हट जाता और वैल्यूएशन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के चले, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यूएशन आएगा सर, 5 लाख का सर्विस चार्ज, 20,000 का जो एक्चुअली समृद्धि का ही लाइबिलिटी था बट उसने न्यू मून से चार्ज करवाया, तो न्यू मून से 20,000 लिया ना उसने, तो 20,000। इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट का सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के तहत और जिसका सेक्शन 13 के तहत कैलकुलेशंस 12,712, तो कुल मिला के आपका वैल्यूएशन हो रहा है सर 5,32,712, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये एडवर्टाइजिंग सर्विस का जो कैलकुलेशन था। बोलो सर क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, हुआ कि नहीं हुआ रे? एडवर्टाइजिंग का वैल्यूएशन क्लियर हो गया सर कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? हेलो है सर। इजी था, ज्यादा दिमाग खाने वाला नहीं था, इजी क्वेश्चन था। और कुछ एग्जांपल्स के तहत नहीं, और कुछ एग्जांपल्स अभी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा सर, ठीक है। मैंने आपको कुछ केस लॉस, केस स्टडीज क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, ठीक है, इलस्ट्रेशंस अभी क्लास में डिस्कस करके दिया, और आपको यहाँ पर अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इस तरह का सारा क्वेश्चंस कर लेते हो और मतलब पूरा स्टडी नोट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग छोटा क्वेश्चन, अच्छा एमसीक्यू का भी एक अलग मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगा, तो इनफ होगा सर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस को करने के लिए। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ पर कितना सारा क्वेश्चंस है, आप जरूर ट्राई करें यहाँ पर, ठीक है। जैसे काफी सारा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस है? आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन द ऑल सिचुएशंस, मतलब आपको पूरा प्रोविजंस बताना होगा। अभी मैंने आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा था कि सप्लाई करने के बाद अगर कोई डिस्काउंट हुआ तो उसका क्या कैलकुलेशंस करें। अगर आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा होगा सर। अगर आप विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ना सेक्शन वाइज, जैसे हम लोगों ने अभी अभी कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन किए जहां पर कौन सा था, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड का था क्या पोस्ट सप्लाई का, पिंक ब्लू के साथ ऑरेंज का एक था ना, दो सिचुएशंस था, एक कॉन्ट्रैक्ट में था और एक विदाउट कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। तो अगर विद कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, दोनों सिचुएशंस आप बता सकते हो। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को किस तरह से जीएसटी वैल्यूएशंस में ट्रीटमेंट करें,
समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इस तरह का क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है सर, ठीक है, इसका रेलिवेंट आंसर भी आपको नीचे मिलेगा कि आपको हिंट्स भी दिया हुआ है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखो, अगर थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव में अगर बात करें तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बट अगर थोड़ा ज्यादा अमाउंट मतलब क्वेश्चन नंबर ज्यादा बड़ा है तो आप अपना एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एकदम टू दी पॉइंट आंसर देना चाहोगे, मानो कि सिर्फ 2 मार्क्स ही है, ज्यादा नहीं है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ये इतना आंसर काफी होता है। नो, द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल सिचुएशंस, ठीक है। सच डिस्काउंट्स आर अलाउड एज रिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली इन द सिचुएशंस वेयर द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। देखो कितना टू दी पॉइंट जवाब हो रहा है। द डिस्काउंट इन दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, पहला बात कि डिस्काउंट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। एंड और एक चीज है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है उसने अगर जीएसटी पहले दे दिया था, मतलब जीएसटी का आईटीसी जीएसटी दिया था तो आईटीसी क्लेम करेगा ना, तो अगर आईटीसी क्लेम कर दिया तो उसको प्रोपोर्शनेट वे में, जैसे कि 180 रिवर्स हुआ था ना प्रिंग ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड का, वो वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो। द बायर वुड हैव अवेल्ड आईटीसी ऑफ जीएसटी पेबल ऑन द ग्रॉस वैल्यू स्पेसिफाइड इन इनवॉइस। Thus, when a credit note is issued to him by the supplier for the discount, the buyer will reverse the proportionate credit, consequent to which the supplier output tax liability will be reduced by the same amount. If any of the above conditions are not satisfied, post-supply discount is not allowed as deductions. So normally post-supply discount just जीएसटी वैल्यूएशंस में डिडक्शंस के तौर पे अलाउड नहीं किया जाता, ठीक है। सप्लाई वैल्यू से डिस्काउंट उसको नहीं, उसको माइनस नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होता है देन आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो सप्लाई डज नॉट गेट रिड्यूस, बट अदरवाइज ये दोनों सिचुएशंस में कर सकते हो। ये आपको ऑलरेडी मैंने आज क्वेश्चंस कराया एग्जाम्पल, अरे समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट क्वेश्चन था, बोलो। हाँ ना बोलिएगा, समझ में नहीं आया क्या? ये जो क्वेश्चन था बड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर मेरे साथ? कोई डाउट है क्या? हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। मुझे कह लो कि कह लो ना रे सेटे जी किस कुछ चित्ता। है सर। ओके, जैसे दूसरा सवाल किया था, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट है। So then they ask you discuss the correctness or otherwise of the statement with reference to the definition of the terms consideration provided under CGST Act. तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोविजंस क्लास में डिस्कस किया, जब मैंने प्रोविजन डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ क्या है ना। क्या मॉनेटरी कंसिडरेशन तो होता ही है, क्या नॉन मॉनेटरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको उसका करेक्टनेस के बारे में बात करना है एज पर सीजीएसटी एक्ट। तो कैसे जवाब देना चाहते हैं सर? चलो देख लेते हैं किस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। पहला बात की है सर, स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ द कंसिडरेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। Consideration under the GST law include both payment in money or otherwise made by the recipient or any other person, and also takes within its sweep the monetary value of any act or forbearance for the supply by the recipient or any other person. Further, it includes within its ambit any deposit which is applied as a consideration. मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिपोजिट कर रहा है किसी के बिहाफ में, ठीक है, उसे भी हम लोग ले सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के टाइम पे भी आपको बोला था कि कंसिडरेशन के बारे में एग्जाम्पल भी सॉल्व करके आया सर, ठीक है। बट एक्सक्लूड सब्सिडीज जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सक्लूड करना। बट अगर सब्सिडी कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड करते हैं तो उसे इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। द टर्म मनी हैज आल्सो बीन डिफाइंड अंडर सीजीएसटी एक्ट। अब जब मनी या नॉन मनी के बारे में पूछ रहे हैं आपको, तो आपको ये भी बता देना चाहिए ना कि मनीटरी क्या होता है और नॉन मॉनेटरी क्या होता है। तो नॉन मॉनेटरी अलग से बताने का जरूरत नहीं है, मनी बता दो तो पता चल जाएगा कि नॉन मॉनेटरी क्या है।
The term money has also been defined under CGST Act and it not only include cash. Money का मतलब सिर्फ cash नहीं, Indian as well as foreign currency. Foreign currency भी cash हो सकता है, ठीक है? But also check, promissory note, bills of exchange, letter of credit, draft, ये सब आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े हो ना? हाँ, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, आजकल ऑनलाइन पेमेंट जो होता है, और इन्हीं साथ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई. नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एसेंशियली मींस कंसिडरेशन इन काइंड, मतलब जो मनी नहीं है, जो कैश नहीं है, या कैश छोड़ के या कैश रिलेटेड टाइप्स ऑफ चीजों छोड़ के बाकी कोई भी चीज को हम लोग काइंड में समझ सकते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, क्या कंसिडरेशन मॉनेटरी होना चाहिए जीएसटी में या नॉन मॉनेटरी होना चाहिए? दोनों ही हो सकता है, और वो मतलब किस तरह से आपको लिखना चाहिए ये भी बता दिया. जब भी हम लोग वैल्यूएशन करें जीएसटी में, कैश या नॉन कैश, मतलब मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, उसके वैल्यूएशन के बारे में कैसे लिखना है ये भी बता दिया. तो थोड़ा प्रैक्टिस करें सर, जब भी आप क्वेश्चंस को लिखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो थोड़ा ना पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लिख के याद रहने के लिए. थर्ड क्वेश्चन पढ़े. शार्प माइंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स अ कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, एक कोचिंग सेंटर है जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक आईआईटी वगैरह जॉइंट एंट्रेंस का जो कोचिंग होता है ना, फ्रॉम ए स्टूडेंट. अच्छा, मंथली फी क्या हो गया? एक सेकेंड. मंथली फी चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए स्टूडेंट. मंथली फी जो स्टूडेंट से लिया जा रहा है दैट इज 10,000 का. द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. जो इंस्टीट्यूट है ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, मतलब जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके लिए भी ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. इट ट्रेन्स 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर. हर साल 10 स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं. ठीक है. Institute has received 3 lakh as a coaching fee during a month. Navjeevan, an NGO working in the area of education for underprivileged children, has given a subsidy. Navjeevan बोल के एक NGO है जो underprivileged children के लिए पढ़ाई के लिए सब्सिडी देते हैं. सब्सिडी मतलब NGO क्या करेगा, बच्चे का फीस ट्यूशंस को देगा और बदले में ट्यूशंस को फीस मिल जाएगा या स्कूल को फीस मिल जाएगा, पर बच्चे का पढ़ाई सस्ता हो जाएगा. और वो 10,000 का सब्सिडी दिया है लम सम में एट ए टाइम ड्यूरिंग द मंथ टू द इंस्टीट्यूट एज इट इज सर्विंग द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. नाउ दे आस्क यू, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विस मेड बाय शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द मंथ. एक बात आपको कह दूं, ये जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना सर, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है रिसेंट ट्रेंड में, और जो लोग नहीं किया वो बाद में फिर से कर लेना जब मैं वापस लाइव कराऊंगा. हम लोगों ने रिसेंटली एक चैप्टर करें सर, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी बोल के. उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने के टाइम पे ना हर एक पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, स्पेशली कि जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है. जैसे कि एजुकेशन सर्विस, क्या एजुकेशन सर्विस में जीएसटी लगता है? कॉमन आंसर इज नो. बट ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड प्रोफेशनल कोचिंग के केस में, जैसे कि इंजीनियरिंग कोचिंग, CSE CMA कोचिंग, या फिर एनी काइंड ऑफ जो प्रोफेशनल कोचिंग कैटेगरी में आते हैं, इनके केस में जीएसटी लगता है सर. लेकिन बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है या प्राइवेट स्कूल में मिलता है, जो इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग सेंटर इज नॉट एन इंस्टीट्यूट. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ सर, कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट नहीं है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डेफिनेशंस में कोचिंग सेंटर को इंस्टीट्यूट नहीं क्या कहा गया सर. मतलब एज पर द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज पर जीएसटी, उसमें कोचिंग सेंटर को इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाता. ठीक है, तो इन दैट केस इसमें जीएसटी लगता है. तो बात समझे, तो पहला बात था कि इसमें जीएसटी लगेगा. दूसरा बात है कि सप्लाई का वैल्यूएशन क्या करेंगे. ठीक है, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, चलो जवाब देख लेते हैं सर. तो इन द गिवन केस, as per the section 15 subsection 2 clause E, the value of supply includes subsidy directly linked to the price and excluding subsidy provided by state government and the central government. तो अगर ये सेंट्रल या स्टेट से होता तो बिल्कुल एक्सक्लूड होता, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट से मिला है
तो इस इंक्लूड हो जाएगा। तो इन द गिवन केस द सब्सिडी इज गिवन बाय नॉन गवर्नमेंट बॉडी, द सेम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज इट इज गिवन इन अ लंप सम एंड नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द सप्लाई बीइंग वैल्यू। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें सर। ये जो पर्टिकुलर सब्सिडी है ये एनजीओ की तरफ से मिला है, बट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। बट ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सब्सिडी लंप सम में मिलता है और जो पर्टिकुलर सप्लाई के साथ कनेक्टेड लिंक नहीं है, लंप सम एक सब्सिडी जस्ट बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई एनजीओ जो एजुकेशनल संस्था के साथ है, या फिर लंप सम में कोई सब्सिडी किसी को दे रहा है, पार्ट बाय पार्ट नहीं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जिसमें पर कॉपी में सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओवरऑल पढ़ाई के लिए 10,000 का सब्सिडी बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है सर, द सेम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज इट इज गिवन इन द लंप सम एंड नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ सप्लाई बीइंग वैल्यू। तो नॉर्मली हम लोगों को क्या पता होता है कि अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो इसको इंक्लूड ना करें, बट यहाँ पर तो सर नॉन गवर्नमेंट बॉडी किया है तो नॉर्मल सेंस कहते हैं कि सिर्फ इंक्लूड करना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। बट क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्सिडी प्राइस ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये जस्ट एक एजुकेशनल सब्सिडी है किसी पर्टिकुलर एनजीओ से, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल कोचिंग के लिए, चाहे अंडर प्रिविलेज बच्चे के लिए 10,000 का सब्सिडी, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को सप्लाई के साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Therefore, the value of supply made by Sharp Mind during the month is 3 लाख। जिसका वैल्यू उसने रिसीव किया वही उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। और ये जो 10,000 उसको एनजीओ से मिला है लंप सम वैल्यू में, जो मेन सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता। अगर ऐसा होता कि ये फीस के साथ कनेक्टेड कोई पॉइंट होता तो मानते, बट ये पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, ये गरीब बच्चों के लिए ऐसे भी एक अलग से सिचुएशंस रखता है ना अपने इस एजुकेशनल कोचिंग के अंदर, कि हर साल 10 बच्चे को अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनजीओ ने इस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक 10,000 का डोनेशन किया है, सब्सिडी टाइप में दिया है, लेकिन ये सब्सिडी मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए मेन वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये 10,000 इंक्लूड नहीं। बात को जरा ध्यान दीजिएगा सर, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू से कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। बोलो सर, क्या ये शार्प माइंड इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आपको समझ में आया सर, कि क्यों ये 10,000 का मतलब टोटल वैल्यूएशन के साथ कनेक्ट नहीं है? बोलो सर बोलो, समझ में आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोलो। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना था कि क्योंकि ये लमसम में दिया है और ये मेन। हाँ बोलो सर। স্যার বলছি আরেকবার বলবেন, আমার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছিল না, সেই জন্য আমি ব্যাক করে আবার ঢুকলাম। अच्छा, बेसिकली আর কিছুই না, क्वेश्चनটা बहुत खूब सिंपल ছিল। इसमें मेनली ये पूछा गया था कि ये जो इंस्टीट्यूट है नवजीवन बोल के, सॉरी ये जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये मेनली 3 लाख का कोचिंग फीस ड्यूरिंग ए मंथ लिया है और ये पर्टिकुलर कोचिंग हर साल 10 स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो फिर एक बात तो सर तय है कि ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए वो कोई फीस चार्ज नहीं करता। गरीब बच्चों के लिए, मतलब जो जिनकी फैमिली के लिए फीस देना एकदम पॉसिबल नहीं है, मतलब जो बेसिकली रोड पे जिनका घर होता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही एजुकेशन देते हैं। तो ये एक एनजीओ है जो एजुकेशन सेगमेंट में एनजीओ काम करते हैं, तो वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है 10,000 का लमसम में, इस कोचिंग को दे रहा है कि आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए इस पर्टिकुलर खर्चा को दो ताकि उनका किताब वगैरह ये सब आ जाए। तो क्या ये फीस के साथ कनेक्टेड कोई पॉइंट था सर? मतलब ये 10,000 क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है? मतलब 3 लाख तो फीस उसको मिल ही रहा है, लेकिन ये 10,000 क्या फीस के साथ जुड़ा हुआ कोई मैटर है सर? ये तो सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है और ये लंप सम में इंस्टीट्यूट को मिल रहा है कोचिंग वाले को। तो सवाल बेसिकली यही है, क्या ये 10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए? अब इसमें आपके मन में एक दुविधा है कि सर अगर हम लोग पढ़े हैं सर, अगर सब्सिडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते, बट अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी से मिलता है तो हम उसे इंक्लूड करते। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेन कोचिंग
सर्विस जो है सर, कोचिंग सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अंडर प्रिविलेज के लिए। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए तो फीस को लेके ही वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो उसका फीस उसको 3 लाख मिला है एक मंथ में, लेकिन ये 10,000 तो फीस के लिए नहीं है, ये जस्ट अंडर प्रिविलेज बच्चों की सुविधा के लिए किसी एनजीओ ने उनको दिया है, वो भी लंप सम में दिया है, कोई पार्ट नहीं है, तो इसे मेन वैल्यूएशन के साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यही बात, सिंपल बात यहाँ पर कर रहा है सर। ठीक है, अरे समझ में आया? हाँ ना कुछ तो बोलो सर। ठीक है सर, अब कुछ टेस्टिंग नॉलेज के लिए नोट्स अगर आपके पास नहीं है मैं शेयर कर देता हूं, अगर है तो ऑलरेडी आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, और अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं है हुआ है आपका या रिवाइज नहीं हुआ है आप रिवाइज करो सर। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप प्लीज एक बार घर पे गो थ्रू करो, अगर कोई क्वेश्चंस पे आपको डाउट आए तो आप मुझे जरूर पूछो सर। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, आप घर में जरूर एक बार गो थ्रू करें सारा क्वेश्चंस को, एक बार खुद से पढ़ें, और जरूर जरूर आप घर पे पढ़ने के टाइम पे लिख लिख के पढ़े ताकि आप उसे याद कर पाओ कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसका प्रोविजंस क्या है, आपको सारा चीज याद रहना चाहिए। तो लिख के पढ़ने का आदत डालो, एग्जाम में भी राइटिंग स्पीड अच्छा होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछिए, अगर नोट्स मैंने शेयर अभी तक नहीं किया तो मुझे व्हाट्सएप में लिखो, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, টাটা, গুড নাইট টু অল অফ ইউ। স্যার টাইম লোডেড পাঠিয়ে দিও স্যার আমাকে। কি টাইম টেবিলটা? আচ্ছা টাইম না টেবিল টাইম পাঠিয়ে দেবো। টেবিল না স্যার, টাইম ভ্যালু অফ সাপ্লাই যেটা পড়ালে। টাইম ভ্যালু অফ সাপ্লাইটা, আচ্ছা টাইম ভ্যালু অফ সাপ্লাইটা পাঠিয়ে একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিন না বাবু। ঠিক আছে লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, কারণ অনেককেই পাঠিয়ে দিয়েছি, এবারে মনে যদি না করতে পারি সেই জন্য বলছি একটু আমাকে লিখে দিতে। ঠিক আছে লিখে দিচ্ছি। ওকে বাই। ওকে, টাটা রশনি, শুভজিৎ, बाय सर। অর্ক, ওকে স্যার, বাই। স্যার সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছিল প্রচুর, আমি 2-3 বার রিজয়েন করলাম। তো যদি প্রবলেম হয়েছে আমি একটু পরে তাহলে শেয়ার করে দিচ্ছি ক্লাসটা, হ্যাঁ একটু চেষ্টা করিস না একটু হ্যাঁ স্যার। ব্রডব্যান্ড থাকলে আশেপাশে ব্রডব্যান্ড থেকে কানেক্ট করার, যদি আশেপাশে ব্রডব্যান্ড কানেকশন থাকে না তাহলে ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিয়ে নে, ওটা স্টেবিলিটি পেয়ে যাবে, মানে এটা রেকমেন্ড করছি। ঠিক আছে, কারণ মোবাইল কানেকশনে কি হয় অনেক সময় একটু ফ্লাকচুয়েশন থাকে, তো যদি ব্রডব্যান্ড আশেপাশে থাকে জিও বা যে কোনো ব্রডব্যান্ড, ঠিক আছে, তাহলে একটুখানি কি হবে না, আজকাল গ্রামে গ্রামে ব্রডব্যান্ড ঢুকে গেছে, মানে ছোট ছোট শহরে, তো পারলে ওটা একটা কালেক্ট নিয়ে রাখতে পারিস, পড়াশোনাতে খুবই সুবিধা হবে। আর আমি একটু হ্যাঁ, বল। আপনি বলুন, আমি বলছি তো। না আমি ওটাই বলছিলাম, আর আমি একটু পরে ক্লাসটা আপলোড করে দিচ্ছি আর লিঙ্কটাও শেয়ার করে দিচ্ছি, নর্মালি পেয়ে যাবি, আমি জিএসটির পুরো একটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ওখান থেকে হ্যাঁ। আমি তোকে একটু বলে রাখি জিএসটির প্রথম যে ইন্ট্রোডাকশন লেকচারস গুলো আছে না ওটা একটু দেখে রাখবি 3-4টে, আর ভ্যালুয়েশন মানে টাইম প্লেস ভ্যালু থেকে লাস্ট ভ্যালুয়েশনটার জন্য লাস্ট 2টো লেকচার একটু দেখে রাখবি, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক থেকে আমি আইটিসি স্টার্ট করব, অসুবিধা হবে না, খালি একটু ইন্ট্রোডাকশনের ক্লাসগুলো দেখে রাখবি, তারপর আমি পুরো জিনিসটাই রাউন্ড করব, ঠিক আছে, তো সবই কভার করব, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে। ওই স্যার ক্লাসগুলো দেখছি কিন্তু নেট শেষ হয়ে গেছে, আমি এখন হটস্পটে একজনের ফোন নিয়ে হটস্পট অন করে নেট চালাচ্ছি ক্লাসটা স্যার, আচ্ছা, এই জন্য না, 2-3 বার রিজয়েন না, হতে হলো। পড়াশোনার জন্য একটুখানি একটা জিনিস করে রাখ, একটা ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিয়ে রাখ, আনলিমিটেড নেটটাও পাবি, আর যত তাড়াতাড়ি সিলেবাস শেষ করতে পারবি নিজের সুবিধা মতো আমি সবই দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে, এবারে যত তাড়াতাড়ি শেষ করবি তত তাড়াতাড়ি রিভিশন করতে পারবি, আর রিভিশন তাড়াতাড়ি করতে পারলে পরীক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি রেডি হতে পারবি, সেই জন্য একটু নেট অ্যাভেলেবিলিটিটা পড়াশোনার জন্য রাখিস, এটুকু আমি জাস্ট বলবো, সবাইকেই বলি, আজকের দিনে একটা বেসিক নিডস হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আর ঠিক স্যার আছে, বলছি, কাল ম্যামের ক্লাস ছিল, হ্যাঁ ক্লাস হবে, ম্যামের তো ক্লাসগুলো ওটা তাহলে কদিন একটু বন্ধ কখন আছে, দুদিন ম্যাম কাল থেকে ক্লাস নিতে পারছে না, ম্যামের খুব শরীর খারাপ, জ্বর হয়ে গেছে, জ্বর সর্দি অম্বল টম্বল করে একটু ম্যামের খুব শরীরটা খারাপ যাচ্ছে 2 দিন ধরে, আমিও ভাবছিলাম মানে ক্লাস নিতে পারবো কিনা, কারণ ম্যামের জ্বরই নামছিল না, এই ডাক্তার দেখাতে যাওয়া, ওষুধের জন্য রান্না টান্না একটু করে দেওয়া, একটু অসুবিধায় ছিলাম, আশা করছি ম্যাম কাল থেকে রিকভার করবে, ঠিক আছে, আর রিকভার করে গেলে
ম্যামের ক্লাস মিস করেন না ম্যাম, আমার ক্লাস তবু মাঝে মাঝে একটু মিস হয়ে যায় কোনো কোনো কারণে। এরপর যখন ম্যাম রেডি হয়ে যাবে তখন ম্যামের ক্লাস কন্টিনিউ চলতে থাকবে। স্যার বলছিলাম ম্যামের ক্লাসের যে নোটস গুলো আছে তাহলে ওগুলো একটু শেয়ার করে দিলে আমার সুবিধা হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমি দেখছি, ম্যামকে একটু জিজ্ঞাসা করে করতে হবে তো। আমি দেখছি ম্যাম কতটা কি মোবাইলে আমাকে হেল্প করতে পারবে। ম্যাম যদি হেল্প করতে পারে আমি তোকে আজকেই পাঠিয়ে দেবো, আর নাহলে তোকে আমি কালকে পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক ঠিক আছে, আছে স্যার, রাখছি ঠিক স্যার। আছে, ওকে, টাটা।